Hello students and learners, welcome to Brainbox Tutorials 11 and 12. I am your teacher Priyanka and today we will do Act 2 of the play Pygmalion written by Bernard Shaw. We will go very smoothly, easily so that you understand line by line the words of the play, and that is why it will not be possible for me to complete the whole act in one video. So ठीक है, हम लोग देखेंगे कितने वीडियोस बनते हैं, 2 वीडियोस या 3 वीडियोस में this act would be completed. ठीक है, तो वी विल डू पार्ट 1 ऑफ दिस एक्ट, second act. Before this act, that is in act 1, we have seen that there was a night time Covent Garden के पास चर्च के बाहर मेनली जो मेन कैरेक्टर्स थे इस प्ले के वो सारे वहां इकट्ठा थे बिकॉज बारिश हो रही थी एंड दे वर वेटिंग फॉर द कैब, सो दे नीडेड अ शेल्टर, सो दे वर स्टैंडिंग देयर. और कैसे फ्लावर गर्ल का इंटरेक्शन होता है विथ हिगिंस जो नोट मेकर था. ही इज अ प्रोफेशनल फोनेटिक एक्सपर्ट. वो लोगों के स्पीच से पकड़ लेता है कि ये कहाँ को बिलोंग करता है और वो ये भी दावा करता है कि आई कैन इम्प्रूव, आई कैन एनहांस द स्पीच ऑफ अ पर्सन. ओके, और ये बात सुन करके वो काफी इम्प्रेस हो जाती है द फ्लावर गर्ल लीजा. देन देयर वाज वन मोर विजिटर, हिज नेम इज कर्नल पिकरिंग, who wanted to meet Mr. Higgins but he had never met him earlier, so he did not know that ये नोट मेकर ही मिस्टर हिगिंस है. तो when they came to know about each other, तो मिस्टर हिगिंस को भी बहुत एक्साइटमेंट होती बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्टेड टू मीट मिस्टर पिकरिंग, और पिकरिंग भी मिलना चाहता था हिगिंस से. सो दे टेक एन अपॉइंटमेंट कि ठीक है हम लोग कल मिलते हैं. ओके, सो ये सारी चीजें हुई थी लास्ट एक्ट में. नाउ कमिंग टू एक्ट 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ द रूम ऑफ हिगिंस हाउस लेबोरेटरी. हाउ डज इट लुक लाइक, कैसे कैसे सामान पड़े हैं. सो वी विल गो थ्रू दैट सो दैट यू अंडरस्टैंड, और एक आपके पास एक विजुअल इमेजरी हो, एक क्लियर व्यू हो दैट इस तरीके का रूम है, इस तरीके का घर है जहाँ पे ये सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है. सो ऑब्वियसली ये एक प्ले है तो स्टेज हैज बीन डेकोरेटेड इन दैट वे कि वो लगे इस तरीके की लेबोरेटरी. सो बहुत ही इलेबोरेट करके एक्सप्लेन किया गया है. सो चलो पढ़ते हैं. नेक्स्ट डे. ओके, सो एक्ट 1 वाज एट नाइट और फिर नेक्स्ट डे उसी के दूसरे दिन एट 11 AM हिगिंस लेबोरेटरी इन विम्पोल स्ट्रीट. विम्पोल स्ट्रीट वो स्ट्रीट है जहाँ पे हिगिन की लेबोरेटरी है. इट इज अ रूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर लुकिंग ऑन द स्ट्रीट. मतलब फर्स्ट फ्लोर में उसका रूम है और वो स्ट्रीट, सामने स्ट्रीट दिखती है, मेन स्ट्रीट जो है वो दिखती है. एंड वॉज मेंट फॉर द ड्राइंग रूम. दैट रूम वॉज ऑन द फर्स्ट फ्लोर और वो रूम ड्राइंग रूम जैसा था. The double doors are in the middle of the back hall. डबल डोर्स हैं मतलब दो दरवाजे. जो मेन डोर होता है हमारे घरों में जैसे एक दरवाजा होता है जो मेन डोर होता है, लेकिन बहुत से घरों में और स्पेशली बड़े बड़े पैलेसेस में या पुराने जमाने के घरों में आप देखो वहां पे डबल डोर्स होते हैं. तो ये भी डबल डोर है यहाँ पे. एंड पर्सन्स एंटरिंग फाइंड इन द कॉर्नर टू द राइट two tall file cabinets at right angles to one another against the walls. दो टेबल हैं, दो फाइल कैबिनेट एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं सो दैट वहां पे फाइल बहुत सारी रखी जा सके. इन दिस कॉर्नर स्टैंड्स अ फ्लैट राइटिंग टेबल. एक छोटा सा राइटिंग टेबल भी है इस कॉर्नर में. ऑन विच आर, उस टेबल पे है एक फोनोग्राफ. ओके, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है आवाज, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एज वेल एज रिकॉर्डेड. ठीक है, वो होता है फोनोग्राफ. अ लैरिंगोस्कोप. लैरिंगोस्कोप भी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि आपकी आवाज जो प्रॉपर है टेक्सचर उनको समझा जा सके. मतलब जो बॉडी का जो वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स जो गले के बीच में, गले के अंदर होता है, वो इस वॉइस बॉक्स लैरिंग्स को एग्जामिन करने का एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है. अ रो ऑफ टाइनी ऑर्गन पाइप्स विथ अ बेलोस. ऑर्गन पाइप्स जो होते हैं एक तरीके जैसे एक पाइप जैसे होते हैं, उनमें फूंक मारो, फूंक मार के डिफरेंट टाइप की आवाज आती है और उससे पता चलता है एक आदमी के, मतलब एक आदमी के स्पीच से रिलेटेड एग्जामिनेशन करने के लिए जितने तरीके के इंस्ट्रूमेंट है उन सारे इंस्ट्रूमेंट को बताया जा रहा है ऑर्गन पाइप से. मतलब कोई आता होगा तो वो किस तरीके से एग्जामिन करता है मिस्टर हिगिंस, ऑर्गन पाइप से फूंक मरवाता होगा जिससे पता चलता है कि किस तरीके की फूंक, किस तरीके का साउंड निकल रहा है, उससे उसको आइडिया आता होगा. बिकॉज इफ ही इज सच एन एक्सपर्ट कि वो किसी की आवाज, किसी की बोली को सुन करके एंड विद इन सेकेंड्स वो बता सके कि यू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर रीजन, यानी कि वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है, तो ऑब्वियसली उसके पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए.
फिर है अ सेट ऑफ लैम्प चिमनीज फॉर सिंगिंग फ्लेम्स विथ बर्नर्स अटैच टू अ गैस प्लग इन द वॉल बाय एन इंडिया रबर ट्यूब। तो अभी एक सेट है लैम्प चिमनीज की, मतलब उसमें आग निकलती है, और फॉर सिंगिंग फ्लेम्स मतलब कि किस तरीके से फ्लेम्स निकलते हैं लहराते हुए, कुछ उस तरीके की सिंगिंग फ्लेम्स होती होगी। एंड विथ बर्नर्स अटैच, बर्नर्स तो होगा ही तभी कोई आग जलेगी। सो वो गैस प्लग से अटैच्ड है और उसके साथ में एक ट्यूब लगी हुई है। जैसे हमारे भी जो गैस सिलेंडर होते हैं वहां ट्यूब तो लगी होती है ना रबर की, वैसे ही इससे भी एक छोटा रबर ट्यूब लगा हुआ है। देन सेवरल ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। ट्यूनिंग फॉक्स जो होते हैं, अगर कोई साइंस लिया हुआ है या फिर आप लोगों ने 9-10 में साइंस पढ़ा है, तो साउंड चैप्टर में यू मस्ट हैव रेड अबाउट ट्यूनिंग फॉक्स। ट्यूनिंग फॉक्स होते हैं, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इस तरीके के, तो जिससे ये डिफरेंट साइज के हैं उसके पास में। नाउ अ लाइफ साइज इमेज ऑफ हाफ अ ह्यूमन हेड। हाफ अ ह्यूमन हेड मतलब कि ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन है, मतलब कि ह्यूमन हेड को ऐसे एक जो पुतला जैसा है ह्यूमन हेड का, उसका ऐसे आधा काटा हुआ है और काट करके जैसे कि अंदर के पार्ट जो है ब्रेन के वो सारे दिखाई दे सके, इस तरीके का एक जो है लाइफ साइज इमेज, उतना बड़ा इमेज है। Okay, then showing in section the vocal organs and a box containing a supply of wax cylinder for the phonograph. So वो जो head है उसमें vocal organs clearly दिखते हैं क्योंकि आधा कटा हुआ है, तो साइड से सारे दिखते हैं, और एक बॉक्स है जिसमें वैक्स सिलेंडर्स हैं जो फोनोग्राफ में चाहिए होते हैं। ओके, नाउ फर्दर डाउन द रूम, और आगे क्या है, ऑन द सेम साइड इज अ फायर प्लेस। जैसे कि इस फिगर में, इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये फायर प्लेस है, मतलब जहाँ आग जलती, बिकॉज इट्स अ वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री है, सो वहाँ पे फॉर 8 months दे हैव विंटर। सो फायर प्लेस इज अ कॉमन थिंग, लाइक हमारे घरों में एक पंखा कॉमन है, सब में रहेगा ही, वैसे देयर फायर प्लेस इज कॉमन, वेरी कॉमन। So there is a fireplace with a comfortable leather covered easy chair at the side of the hearth nearest the door and a coal scuttle. hearth हो गया, यही ये जो जो फायर प्लेस है उसके आसपास की पास की जगह जो होती है उसको बोलते हैं hearth, और उसके पास में लेदर कवर्ड इजी चेयर है, ठीक है। और कोल सेटल है, मतलब जिससे कि एक जैसे ऐसे टब जैसा होता है जो जिसे कोल निकाल करके और इसमें डालते हैं। जैसे ये जो आग है फायर प्लेस में जलती कैसे है, या तो फायरवुड होते हैं और या फिर कोल होते हैं, तो ये कोल सेटल उसके वो होता है। फिर है देयर इज अ क्लॉक ऑन द मेंटल पीस, ठीक है, यही इसी के ऊपर में, मतलब ये जो फायर प्लेस है इसके ऊपर में एक क्लॉक है। बिटवीन द फायर प्लेस एंड द फोनोग्राफ टेबल इज अ स्टैंड फॉर न्यूज़पेपर। एक छोटा सा स्टैंड है जहाँ न्यूज़पेपर रखे हुए हैं। On the other side of the central door, to the left of the visitor, is a cabinet of shallow drawers. छोटे छोटे drawers का एक अलमीरा है। On it is a telephone and the telephone directory. ठीक है, उसके ऊपर टेलीफोन डायरेक्टरी रखी है। The corner beyond and most of the side wall is occupied by a grand piano with the keyboard at the end furthest from the door and a bench for the player extending the full length of the keyboard. मतलब पूरा कीबोर्ड प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है, बड़ा सा है। ऑन द पियानो इज अ डेजर्ट डिश हीप्ड विथ फ्रूट्स एंड स्वीट्स मोस्टली चॉकलेट्स। इस पियानो के ऊपर में रखे हुए हैं बहुत सारे फ्रूट्स एंड स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड ऑल। The middle of the room is clear. Besides the easy chair, the piano bench, and two chairs at the phonograph table, there is one stray chair. एक extra chair है। It stand near the fireplace. ये fireplace के पास है। On the walls engravings, mostly Piranesi and mezzotint portraits, no paintings. Wall पे हम generally paintings नहीं देखेंगे बल्कि Piranesi and mezzotint portraits देखेंगे। Piranesi, what is Piranesi? These are the engravings by the famous Italian engraver. His name was Piravesi, इसीलिए ऐसी engravings को Piranesi बोलते हैं। And mezzotint is also a type of printing. ओके, सो दे आर नॉट, दे आर पोर्ट्रेट, या तो प्रिंटिंग के हैं या फिर एनग्रेवमेंट्स के हैं, बट पेंटिंग्स नहीं है। नाउ पिकरिंग एंड हिगिंस आर देयर इन दैट room. So Pickering is seated at the table, putting down some cards and a tuning fork which he has been using. वो जो tuning fork अभी मैंने बताया, वो tuning fork को वो use कर रहा है और कुछ cards है उसके हाथ में, so he puts it down. Higgins क्या कर रहा है? Mr. Higgins is standing up near him, वो उसके पास खड़ा हुआ है, closing 2 or 3 file drawers which are hanging out. ठीक है, खुले हुए थे वो drawers को बंद कर रहा है। He appears in the morning light as a robust means healthy, as a fit and healthy. ठीक है, तो थोड़ा healthy है, vital, appetizing sort of a man of 40, करीबन 40 years का और thereabouts.
मतलब उसके आसपास, ड्रेस्ड इन अ प्रोफेशनल लुकिंग ब्लैक फ्रॉक कोट. फ्रॉक कोट होता है जैसे कि दिस इमेज, इन दिस इमेज हिगिंस इज वेयरिंग ऐसा लंबा सा, जिसको बोलते हैं फ्रॉक कोट, थोड़ा सा मतलब नीचे घेर होता है. एंड अ वाइट लिनन कॉलर, जैसे कि ये पहना हुआ है, ये वाइट लिनन कॉलर मिस्टर हिगिंस के आप ड्रेसिंग. और जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, एंड दिस पिक्चर यू कैन को रिलेट विथ इट. Linen collar and black silk tie. Okay, he is of the energetic scientific type, heartily, even violently interested in everything that can be studied as a scientific subject, and careless about himself and other people, including their feelings. So उसका सिर्फ physical appearance ही नहीं, उसका overall nature को भी यहाँ पे explain किया गया, what kind of a man he is. So how is he dressed, वो तो बता ही दिया गया है कि formally dressed in black frock coat, that white linen collar है, and black silk tie. And then his nature, it's that he is keenly interested in scientific study. बहुत enthusiastic है. Enthusiastic about what? About anything that can be studied in a scientific manner. Then and in this process, जब वो ये scientific study कर रहा है किसी के ऊपर में भी, तो in that process he is insensitive towards everybody, including himself. वो फिर सोचता नहीं, वो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है. So he is insensitive. He is in fact, but for his years and size, rather like a very impetuous baby, taking notice eagerly and loudly, and requiring almost as much watching to keep him out of unintended mischief. सो ऑथर उसको किस तरीके से यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा है, दैट पर्सन इस, जब वो साइंटिफिक स्टडी कर रहा है और ही बिकम्स इनसेंसिटिव टुवर्ड अनदर पर्सन, या कभी कभी खुद के लिए भी, तो उस टाइम में ही इज एक्चुअली लाइक अ बेबी. जैसे एक बेबी कैसे करता है, छोटा बच्चा बिल्कुल, दैट ही इज बबलिंग विथ एनर्जी एंड ही इज स्टडिंग एवरीथिंग, वैसे ये भी ही इज बबलिंग विथ एनर्जी, स्टडिंग एवरीथिंग, प्रूविंग हिज पॉइंट, but needs control over his too much enthusiasm so that he does not hurt anybody unintentionally. जो उसकी प्रॉब्लम है ना, unintentionally, unintended mischief, मतलब unintentionally if he hurt somebody, तो उसको ऐसा ही कोई इंसान चाहिए उसके साथ जो उसको कंट्रोल कर सके. लाइक वी विल कम अक्रॉस हिज मदर, जो इस मामले में बहुत अच्छी है. शी नोज हाउ टू कंट्रोल हर सन इन दिस मैनर, कि कब ज्यादा इनसेंसिटिव हो जाता है, कैसे उसको बात करनी चाहिए. And impetuous means a person who does anything without prior thought or care. So is a मतलब केयरलेस टाइप ऑफ पर्सन, कि वो जब कुछ बोलता है करता है तो वो सोचता नहीं है पहले, वो जस्ट बोल देता है उसके जो मन में आया. जैसे एक बेबी होता है, ठीक है, एकदम प्योर हार्ट का, कि कुछ बोला उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे को समझ में आ रहा है, खराब लग रहा है, he doesn't bother about it. His manner varies from genial bullying when he is in a good humor to stormy petulance when anything goes wrong. So उसका एटीट्यूड कैसे चेंज होता है, तो his attitude, it varies from a gentle rebuke से लेकर के violent outburst तक. ठीक है, समझ में आ रहा है. जेंटल रिब्यूक मतलब ऐसे प्यार से डांट दिया, जेंटली रिब्यूक कर दिया. एंड वही चीज इतनी ऊपर तक भी आ सकती है कि एकदम वायलेंटली गुस्से से चीख दिया, चिल्ला दिया, आउटबर्स्ट भी हो सकता है. सो एनीथिंग. ओके. स्टॉर्मी पेटुलेंस, पेटुलेंस मीन्स इरिटेशन, एंड स्टॉर्मी मतलब एकदम स्टॉर्म के जैसा. ठीक है, तो स्टॉर्म के जैसा अगर इरिटेशन हो जाए, ओके, तो दैट काइंड ऑफ दैट मीन्स स्टॉर्मी यहाँ पे क्या हो गया, वायलेंट. So the characteristic of Mr. Higgins, the physical appearance have been very properly explained by the author. तो ये आप अच्छे से करके जाना, इससे related questions आ सकते हैं. Okay, but he is so entirely frank and void of malice that he remains likable even in his least reasonable moments. Now ये भी इसकी personality है, that his personality क्या है, is likable even when he behaves in most illogical way. ठीक है, स्टिल वो इतना फ्रैंक होता है, और वॉइड ऑफ मैलिस मतलब उसका किसी के प्रति कोई गंदा ख्याल, खराब ख्याल नहीं होता. सो दैट इज वाई वो कभी डांट भी दे, कुछ भी बोल भी दे, फिर भी पीपल नो दैट ही इज प्योर बाय हार्ट, तो ही इज अ लाइकेबल मैन ओवरऑल. ओके, नाउ द डायलॉग स्टार्ट्स. So Higgins says, as he shuts the last drawer, वो drawer बंद कर रहा था ना, तो as he shuts the last drawer, well, I think that's the whole show.
दैट मीन्स आई थिंक दैट्स इट ऑल. मे बी वो कुछ दिखा रहा था मिस्टर पिकरिंग को, बिकॉज पिकरिंग वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हाउ ही डज ऑल द थिंग्स. So he must have been explaining something to him. So at last, after showing all these things, फिर he is closing all the doors, और last door वो close करके बोलता है, well I think that's the whole show. That means I think that's it all. Pickering, it's really amazing. That means और सारी चीजें जान करके he is really feeling amazed. I haven't taken half of it in, मतलब I couldn't even grasp half of what you have explained to me, or half of what you have shown to me. इतना कुछ है तुमसे समझने को. Higgins, would you like to go over any of it again? मतलब कोई ऐसा पार्ट है that you would like to try it once again? कोई इंस्ट्रूमेंट और को like he must have been examining all these things, और वो बिल्कुल फ्लैटर हो गया ये सारी चीजें देख करके. So हिगिंस पूछ रहा है कि वापस से ट्राई करना चाहते हो, फिर से देखना चाहते हो. Pickering, rising and coming to the fireplace where he plants himself with his back to the fire. Plants himself मतलब वहां बैठ जाता है, अपना पीठ जो है वो फायर की तरफ करके, तो उसको थोड़ी गर्माहट भी आ रही है. And then he says, no thank you, not now, I'm quite done up for this morning. मतलब आज सुबह तक के लिए तो काफी है. I'm quite done up, it is enough for me today. अभी तो कुछ और नहीं देखना. Higgins, following him and standing beside him on his left, उसके लेफ्ट में आके खड़ा हो जाता है. Tired of listening to sounds, मतलब इतने सारे वो डिफरेंट साउंड सुना रहा था ना, कभी वो ऑर्गन पाइप से सुना रहा होगा, और लेरिंगोस्कोप और फोनोग्राफ. सो ही सेड दैट, ओ आर यू टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू साउंड्स इतनी देर से. So Pickering says, yes, it's a fearful strain. Strain मतलब बहुत like what strenuous activity है ये. It's fearful. Okay, मतलब it is too strenuous. I rather fancied myself because I can pronounce 24 distinct vowel sounds, but your 130 beat me. I can't hear a bit of difference between most of them. So उसने बोला, see Pickering is also a phonetic expert as Higgins, but वो बोलता है कि मैं अपने आप को इतना अच्छा समझता था, like oh I am such a great phonetic professional because मैं 24 distinct vowel sounds को pronounce कर सकता हूँ, 24. But what you can do, your 130, that is much more than my knowledge. I hardly can differentiate them. मतलब वो जो छोटी छोटी से डिफरेंस आते हैं एकदम न्यूएंसेस से, वो ये तो पकड़ ही नहीं पा रहा. तो ये बोल रहा मुझे तो एक जैसे ही लग रहे हैं कुछ एक तो. So Higgins says, chuckling मतलब थोड़ा हंसने लग गया, and going over to the piano to eat sweets, खाते हुए बोलता है, Oh, that comes with practice. मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये साउंड को सुनोगे, you will also understand the difference, a slightest difference between the two types of sound. You hear no difference at first. पहले सुनोगे तो लगेगा सेम ही तो आवाज है, but you keep on listening and presently you find they are all as different as A from B. पर बार बार सुनते रहो, so you will find the difference. जितना अल्फाबेट A and अल्फाबेट B में डिफरेंस है, obviously much difference है. So similarly आपको उन दो साउंड में भी डिफरेंस तब लगने लग जाएगा, बट दैट नीड्स मोर एंड मोर ऑफ प्रैक्टिस. और उसी टाइम में हाउसकीपर आ जाती है. हर नेम इज मिसेस पियर्स. Mrs. Pierce looks in. She is Higgins' housekeeper. What's the matter? That means Higgins is asking Mrs. Pierce कि वो अचानक से झांक रही है. So he is asking Mrs. Pierce कि क्या बात है? Why are you looking in like this? Mrs. Pierce hesitating, evidently perplexed. Perplexed means थोड़ी confused भी है. And hesitatingly वो बोलती है, A young woman wants to see you, sir. कोई young woman आई है and she wants to meet you. Higgins, a young woman? What does she want? A young woman? That means exclamation mark है. वो आशीष बोल रहा है, कौन है young woman मुझसे मिलने आ रही है, क्या चाहती है वो? Mrs. Pierce, well sir, she says you will be glad to see her when you know what she has come about. That means I don't know who that girl is, but she is saying that when you will come to know कि कौन आया है मुझसे मिलने, तो you will be glad, you will be very happy. She is quite a common girl, sir. Common girl मतलब she is not a lady but a common girl. अच्छा, अभी lady क्या, अपने जो नॉर्मली बोलते हैं एक लेडी मतलब कि थोड़ी सी बड़ी होगी एज में, और यंग गर्ल मतलब गर्ल है, वैसे नहीं. लेडी मतलब कि क्वाइट सोफिस्टिकेटेड, रिच, दैट काइंड ऑफ, मतलब उस हायर क्लास से आने वाली, दैट इज अ लेडी. और कॉमन गर्ल मतलब ये कॉमन कुछ बेचने बेचने वाली है, नॉर्मल गरीब सी लड़की. सो शी इज अ कॉमन गर्ल. ठीक है, वो लेडी नहीं है, मतलब कोई रिच, कोई हायर क्लास से नहीं आई है. तो हाउ डिड शी कम टू नो? उसके बोली से, उसके लैंग्वेज से, उसके उसके अपीयरेंस से, उसके कपड़ों से मे बी वो पहचान गई, और इसीलिए वो बोल रही. एंड देन शी सेज, वेरी कॉमन इंडीड. वेरी कॉमन मतलब काफी ही लोअर मिडिल क्लास टाइप की वैसी लड़की है. ठीक है, काफी गरीब सी है.
I should have sent her away. Only I thought perhaps you wanted her to talk into your machines. I hope I have not done wrong, but really you see such queer people sometimes. You'll excuse me, I am sure, sir. So बोलती पहले तो मैं उसको भगा रही थी कि तुमको क्या काम हो सकता है, बट फिर आई थॉट कि मे बी आपने उसको बुलाया है शायद कुछ टेस्ट वेस्ट करने के लिए, बिकॉज ही इज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट, और वो उसके अजीब तरीके से बातें कर रही थी. सो मे बी आपने बुलाया है उसको कुछ बात करने के लिए अपनी मशीन में, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसको अंदर भेज दूं. सो आई होप आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्योंकि आप ऐसे क्वियर मीन स्ट्रेंज पीपल से आप मिलते रहते हो. हिगिन सेज, ओह दैट्स ऑल राइट मिसेस पियर्स, हैज शी एन इंटरेस्टिंग एक्सेंट. एक्सेंट मतलब जो बोलने का तरीका होता है. सो क्या वो एक्सेंट थोड़ा सा अलग टाइप का है क्या, इंटरेस्टिंग है क्या, मतलब कुछ लाइक कुछ स्ट्रेंज, इन अ स्ट्रेंज मैनर डज शी स्पीक, डज शी प्रोनाउंस द वर्ड्स. Mrs. Pierce, oh, something dreadful, sir, really. I don't know how you can take an interest in it. So now Mrs. Pierce उसकी आवाज सुन करके बोल रही है कि she speaks in a horrible manner, sir, and I don't know how it will interest you. Interest होगा भी कि नहीं, I don't know. Higgins to Pickering, let's have her up. मतलब चलो बुला लेते हैं उसको. Show her up, Mrs. Pierce. वो मिसेस पियर्स को बोलता है उसको लेकर के आओ. ही रशेस अक्रॉस टू हिज वर्किंग टेबल एंड पिक्स आउट अ सिलेंडर टू यूज ऑन द फोनोग्राफ. फोनोग्राफ में वो रिकॉर्ड करता है ना वॉइस, सो फटाफट सोचता है कि जब तक लड़की आए तब तक मैं अपने इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल सारे प्लेस पे रख दूं. सो ही रशेस, फास्ट जाता है एंड सारी चीजें सब अरेंज करता है, फोनोग्राफ एंड ऑल सब अरेंज करता है. Mrs. Pierce, only half resigned to it. Matlab, reluctantly she says, very well, sir, it's for you to say. She goes downstairs. It's for you to say means it's only for you I'll call her upstairs. Otherwise, I wanted her to leave anyway. But ठीक है, if you are saying, तो मैं बुला लेती हूँ उसको. Now Higgins, this is rather a bit of luck. I'll show you how I make records. So वो पिकरिंग को बोल रहा है कि now this is a good luck कि एक क्लाइंट आ गया इसी टाइम में. अब वो क्लाइंट आएगा, वो बोलेगा और मैं कैसे पहचानूंगा, कैसे रिकॉर्ड करूंगा, दैट ऑल्सो यू विल बी एबल टू सी. तो प्रैक्टिकली आप देखोगे वो यूज. सो इट्स अ बिट ऑफ लक. So you are lucky. You have a good opportunity to see all these things. We'll set her talking, and I'll take it down first in Bell's visible speech, then in broad Romic, and then we'll get her on the phonograph so that you can turn her on as often as you like with a written transcript before you. सो इन डिटेल ही इज टेलिंग मिस्टर पिकरिंग कि क्या वो करने वाला है जब वो लेडी आएगी. तो वो बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक हर टू टॉक. वो बोलती रहेगी और एट दैट टाइम आई विल टेक इट डाउन फर्स्ट इन बेल्स विजिबल स्पीच. बेल्स विजिबल स्पीच क्या होता है? इट्स अ सिस्टम ऑफ लाइक फोनेटिक स्पीच. It was also invented by Alexander Melville Bell, and that is why इसका नाम Bell's visible speech हुआ. So पहले I'll take it down in Bell's visible speech, then in broad Romic. So Romic होता है a system to represent spoken sound in written symbols. It was invented by Harry Sweet. So उसके बाद वो ब्रॉड रोमिक में लेगा एंड देन वी विल रिकॉर्ड हर वॉइस ऑन द फोनोग्राफ. जो फोनोग्राफ वो होता है इंस्ट्रूमेंट, उसमें रिकॉर्ड करेंगे सो दैट आप जितनी बार चाहो उसको सुन सकते हो एज यू विश विद द रिटन ट्रांसक्रिप्ट बिफोर यू. ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? एक रिटन कॉपी होती है. सो वो जो रिटन कॉपी होगी उसको देख करके आप जितनी बार चाहो पढ़ सकते हो, सुन सकते हो उस आवाज को. So see how excited that kind of a person. See how many people he must have examined their speeches, their accent. He must have examined. पर अभी भी वो कितना enthusiastic person है जब कोई इस तरीके का client आता है तो. ठीक है, उसकी स्पीच से पता चल रहा है कि so enthusiastic to tell और टू शो मिस्टर पिकरिंग की देखो कैसे काम किया जाता है, ऐसे करता हूँ फिर मैं ऐसे करता हूँ, यू कैन डू दिस. ओके, सो दैट काइंड. सो यू कैन सी उसका जो बिहेवियर यहाँ बताया गया था कि वो कैसे बेबी टाइप का, हमेशा बबलिंग विथ एनर्जी. सो दैट काइंड ऑफ अ मैन कैन ओनली स्पीक लाइक दिस. ओके, सो मिसेस पियर्स रिटर्निंग, मतलब वो शायद वो लड़की को बोल दी आने के लिए. नाउ शी इज रिटर्निंग टू इन्फॉर्म दिस इज द यंग वुमन सर. ओके, सो वो लेकर के आई है वो यंग वुमन को. यंग वुमन उसके पीछे ही है. The flower girl enters in state. So now the flower girl has entered. Flower girl वही girl है ना जो मिली थी उनको कॉवेंट गार्डन में रात को. So जो जिससे थोड़ी बहस भी हुई थी हिगिंस की. So she enters. She has a hat with 3 ostrich feathers, orange, sky blue and red. ऐसे ostrich feather जैसे इस फोटो में है ना इस लड़की के, ऐसे 3 feathers हैं, orange, sky blue और red कलर के. बड़ा सा hat है. She has a nearly clean apron पहनी हुई है, and the shoddy coat has been tidied a little.
शॉडी मीन्स डर्टी, सो उसके डर्टी कोट को थोड़ा वो प्रॉपर करके आई है कि भैया किसी से मिलने जा रहे हैं इसलिए। और शी एंटर्स इन स्टेट मतलब एजिटेटेड, ऐसे गुस्से में दड़दड़ाती हुई अंदर आई है, जैसे तो कुछ बोलना चाहती है। ओके, now, the pathos of this deplorable figure, with its innocent vanity and consequential air, touches Pickering, who has already straightened himself in the presence of Mrs. Pierce. Now, pathos means pathetic state, मतलब बेचारा कंडीशन किसी का होता है ना, उसको बोलते हैं पैथेटिक स्टेट। तो ये पैथेटिक स्टेट में जैसे ये लड़की है, इन अ वेरी डिप्लोरेबल फिगर विथ इट्स इनोसेंट वैनिटी एंड कॉन्सिक्वेंशियल एयर। वैनिटी मीन्स एक तरीके का घमंड, एक तरीके का प्राइड। Okay, so that innocent vanity and consequential air means an air, a feeling of importance, that air. Okay, that touch Pickering. उसने ऑलरेडी जब मिसेस पियर्स आई, मतलब कोई लेडी एंटर करती है तो ही स्ट्रेटन्ड हिमसेल्फ प्रॉपर्ली, बैठ चुका था ऑलरेडी। But as to Higgins, the only distinction he makes between men and women is that when he is neither bullying nor exclaiming to the heavens against some featherweight cross, he coaxes women as a child coaxes its nurse when it wants to get anything out of her. So देखो मिस्टर हिगिंस और मिस्टर पिकरिंग में क्या डिफरेंस है, वो जो ऑथर है वो यहाँ पे बता रहा है कि मिस्टर हिगिंस तो जैसे ही कोई लेडी एंटर करती है, भली वो मिसेस पियर्स, मतलब भली वो हाउसकीपर ही हो, वो थोड़ा सा प्रॉपरली बैठ जाता है कि ओके लेडी इज हियर इन द रूम, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉपरली बैठ गया था। और फिर ये लड़की आती है तो थोड़ा और अच्छे से बात उसको देख रहा है। एंड हिगिंस व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज, that he has a typical behavior towards a woman. It is like a baby who wants to flatter his nurse to get something out of her. When a child is not in a bullying mood, so वो nurse को कैसे करेगा, मतलब कैसे flatter करेगा, कुछ चाहिए उसको, तो इस तरीके से he is behaving। बस उतना सा उसका फर्क है men और women के साथ, कि जब women सामने आ जाती है तो वो इस तरीके से बात करने लग जाता है। Like a child flattering his nurse, like a baby flattering his nurse when he wants to get something out of her. Higgins, briskly recognizing her with unconcealed disappointment and at once baby-like making an intolerable grievance of it, मतलब वो तुरंत पहचान गया कि अरे ये तो कल वाली लड़की है। सो एकदम एब्रप्ट, मतलब वो कुछ कंसील भी, मतलब हाइड भी नहीं कर रहा है, अनकंसील्ड वो दिखा दिया कि वो डिसअपॉइंट हो गया है आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग कि अरे ये तो वही लड़की है जिसके साथ कल बहस हो रही थी। सो ही इज नॉट ट्राइंग टू हाइड बिकॉज ही इज प्योर बाई हार्ट ना। अब उसको खराब लग रहा है, उसको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि अरे ये लड़की थी क्या, तो वो अपना डिसअपॉइंटमेंट ही दिखा रहा है। सो ही हार्डली ही इज हाइडिंग हिज डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग कि अरे ये तो वही लड़की है। सो लाइक अ बेबी रिजेक्ट्स ना, कि किसी के पास नहीं आना तो बस नहीं आना। सो similarly he is also like rejecting her to welcome, कि इसको तो welcome भी क्या करना। So he says, why this is a girl I jotted down last night, मतलब this was a girl कि उसके बाद मैं points उसके जो जैसे वो बोल रही थी speech I noted down all last night. She is the same girl. She is no use. I've got all the records I want of the Lisson Grove lingo and I'm not going to waste another cylinder on it. So बोलता है कि ये लड़की तो मुझे I don't require her now because I have already got all the records of this type of a slang, जिस slang में ये speech ये बोलती है, she has a speech from Lisson Grove slum, जहाँ से ये फ्लावर गर्ल बिलोंग करती है, उसी स्लम से, लिसॉन ग्रोव से उसने ऑलरेडी किसी का स्पीच रिकॉर्ड किया हुआ है। सो ये कोई नई जगह से तो नहीं आई है, तो आई डोंट वांट टू रिकॉर्ड हर स्पीच, मेरा एक और सिलेंडर बर्बाद हो जाएगा। वाई शुड आई वेस्ट वन ऑफ माई सिलेंडर्स फॉर हर स्पीच व्हेन आई ऑलरेडी नो इस तरीके के लोग, इस जगह के लोग किस तरीके से बात करते हैं। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हर। Flower girl, don't you be so saucy. You ain't heard what I come for yet. To Mr. Pierce, who is waiting at the door for further instruction. Did you tell him I come in a taxi? So the flower girl say, oh, please don't be so impudent. You have not yet heard the purpose of my coming. Why have I come? And you are saying, just go from here. And then to Mrs. Pierce, who was waiting for Higgins further instruction, कि भाई इसको लेके जाना है सच में कि छोड़ देना है। तो मिसेस पियर्स को वो बोल रही है कि क्या तुमने बोला, डिड यू टेल हिम कि आई केम बाय टैक्सी, मतलब मैंने इतना रुपया खर्च करके टैक्सी से आई हूँ, तो मैं कोई ऐसी बिना काम के तो आई नहीं होंगी। नाउ शी इज अ फ्लावर गर्ल, तो वो ऑब्वियसली बहुत लोअर क्लास को बिलोंग करती है, तो उसके लिए टैक्सी में आना भी बहुत बड़ी बात है। तो वो ये भी पॉइंट आउट करना चाहती है कि सी आई केम टू मीट यू हियर
आई केम बाई अ टैक्सी, तो कुछ तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा ना. बट हिगिंस जैसे लोगों के लिए ऑब्वियसली टैक्सी से आओ या उनके लिए तो मामूली सी बात है. नाउ मिसेस पियर्स, नॉनसेंस गर्ल, व्हाट डू यू थिंक अ जेंटलमैन लाइक मिस्टर हिगिंस केयर व्हाट यू केम इन. मतलब कि नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, सी आर वेरी सिली. डू यू थिंक अ जेंटलमैन लाइक मिस्टर हिगिंस विज एक्चुअली बी बॉदर्ड कि तुम किस में आ रही हो, कि तुम्हारा पर्पस क्या है, उससे उनको क्या मतलब है. The flower girl. Oh, we are proud. He ain't above giving lessons. Not him. I heard him say so. Well, I ain't come here to ask for any compliment, and if my money is not good enough, I can go elsewhere. So flower girl says, "Ki see, we are proud of his honest job. Whatever kind of a job he does, we are proud of his honest job. I heard that he gives lessons. So I have not come here to ask for any compliment or that sort of thing. And if my money is not good enough, ठीक I can go elsewhere." मतलब मैं कुछ मनी को लेकर के ही कुछ काम करवाने आई हूँ उनसे, बिकॉज आई हैव हर्ड कि ये कुछ लेसन्स देता है. हिगिंस, गुड इनफ फॉर व्हाट. सो हिगिंस सेज कि व्हाई डिड यू से इफ मनी इज नॉट गुड इनफ फॉर व्हाट, डूइंग व्हाट. Flower girl says, good enough for you. Now you know, don't you? I'm come to have lessons. I am. And to pay for him too. Make no mistake. Now, this is kind of a speech, an accent she has. You. Many times she would utter this. So Flower Girl says that good enough for you. She wanted to say you, so she said you. So she said good enough for you. That means money good enough for you. And now you have understood. I have come here to have lesson, and I will pay for it. I will pay for my lesson also without any mistake. Remember, that means for I have not come here to take lessons for free. If you will give me lessons, I will take it by giving money. Okay, so this is your profit. Now Higgins says, stupid. दैट मीन्स ही इज स्टन्ड कि अच्छा ये अब देखी पैसा और इतना बोल भी रही है मेरे सामने. वेल, so well is a like with a heavy breath he says well, and now recovering his breath with a gasp, he says, what do you expect me to say to you. That means what do you expect कि अब मैं क्या बोलूं तुमको. The flower girl says, well, if you was a gentleman, you might ask me to sit down, I think. Don't I tell you I am bringing you business? So flower girl is also a very like naive, very proud kind of a girl. So she says that, well, if you were a gentleman, so then you might ask me to sit down. And because didn't I tell you that I'm ready to pay, and you will earn by this means. Higgins says, Pickering, shall we ask this baggage to sit down or shall we throw her out of the window? Now, वो जो उसके मन में होता है ना वही वो मुंह पे बोल देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले को खराब लग रहा है. सो हिगिंस बोलता है पिकरिंग को कि इस बैगेज मतलब अनवर्दी थिंग, तो शैल वी आस्क दिस अनवर्दी गर्ल टू सिट डाउन और शैल वी थ्रो हर आउट ऑफ द विंडो, फेंक दूं क्या बाहर. फ्लावर गर्ल रनिंग अवे इन टेरर टू द पियानो वेयर शी टर्न्स एट बे. मतलब उसको लगता है सच में उठा के कहीं फेंक वेक नहीं दे, तो बेचारी डर के भागती है. Wounded and whimpering, I won't be called baggage when I have offered to pay like any lady. Motionless, the two men stare at her from the other side of the room, amazed. Mother, she almost started crying in a very low voice and then said, I won't be called an unworthy woman when I have offered to pay like any lady. Again, remember, when they are saying the word lady, that means lady मतलब कोई rich, कोई higher class की एक लेडी. सो शी सेड कि मुझे अनवर्दी क्यों बोल रहे हो, मैं तो पे करने के लिए ऑफर कर रही हूँ. सो इफ आई एम ऑफरिंग टू पे यू मनी, तो ऑब्वियसली आई एम ऑफरिंग यू लाइक अ लेडी. मैं कोई ऐसे गरीबों जैसे तो बात नहीं कर रही. और जब वो ऐसे बात करी है तो बाकी दोनों मेन जो है मतलब मिस्टर हिगिंस एंड मिस्टर पिकरिंग, वो उसको देख रहे हैं बिल्कुल स्टन्ड, मतलब सरप्राइज में कि इतनी सी मतलब एकदम गरीब सी लड़की है बट इसका प्राइड देखो, बात करने का तरीका देखो इसका. नाउ पिकरिंग जेंटली ही सेज, मतलब इन अ वेरी प्लेजेंट मैनर ही सेज, व्हाट इज इट यू वांट माय गर्ल, मतलब व्हाट डू यू वांट, टेल मी. The flower girl, I want to be a lady in a flower shop instead of selling at the corner of Tottenham Court Road. But they won't take me unless I can talk more genteel. He said he could teach me. Well, here I am ready to pay him, not asking any favor, and he treats me as if I was a dirt. So she says, she sets her clear intention. वो clearly बता दी भाई मैं क्या चाहती हूँ. That I want to be a lady in a flower shop instead of selling at the corner of the Tottenham Court Road. मैं बाहर में इधर उधर बेचूं फूल,
रास्ते पे खड़ी होके, उसके बजाय आई वांट टू सेट अ प्रॉपर फ्लावर शॉप, और वहां पे एक फ्लावर शॉप में एक लेडी कैसे बैठती है, लेडी मतलब कि ऑब्वियसली रिच, तो उसका बात करने का तरीका भी अलग होगा. सो आई वांट दैट काइंड ऑफ एन एक्सेंट. अभी मैं ऑब्वियसली कोई मेरे से लेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा एक्सेंट देख करके समझ जाएंगे कि ये लोअर क्लास को बिलोंग करती है. सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई द वे आई स्पीक, द मैनर इन विच आई स्पीक. मुझे लेडी लाइक मैनर में बात करनी है. एंड ही टोल्ड मी, ही सेड ही कुड टीच मी. सो एंड आई एम रेडी टू पे हिम. मैं कोई फेवर तो नहीं मांग रही उससे. सो एंड देन ही इज बिहेविंग एज इफ आई एम अ डर्टी ऑब्जेक्ट, कि मुझसे घृणा कर रहा है, मुझे ही इज डिस्पाइजिंग मी. Now Mrs. Pierce says, how can you be such a foolish, ignorant girl as to think you could afford to pay Mr. Higgins? Now Mrs. Pierce says कि तो इतनी foolish, ignorant कैसे हो सकती हो, that you think that you could afford to pay Mr. Higgins. मतलब पता भी है उसका क्या रेट है, and you think that you would be able to afford to pay him. The flower girl says, why shouldn't I? I know what lessons cost as well as you do, and I'm ready to pay. सो फ्लावर गर्ल सेज कि हाँ क्यों नहीं, व्हाई डोंट आई, आई नो क्या एक लेसन का क्या फी होता है, जितना तुमको पता है उतना मुझे पता है, एंड आई एम रेडी टू पे जितना भी फीस होगा, आई एम रेडी. हिगिन सेज हाउ मच, मतलब कितना पे कर सकती हो बताओ जरा. द फ्लावर गर्ल सेज कमिंग बैक टू हिम ट्रायम्फेंट, मतलब जैसे कोई जीत गई कि अच्छा अब ये एटलीस्ट अपने काम पे आया, मुद्दे पे आया, पूछ रहा है कि कितना चाहिए, कितना दे सकते हो रुपया. So triumphantly she says, now you are talking. I thought you would come off it when you saw a chance of getting back a bit of what you chucked at me last night. Confidentially, you would had a drop in, hadn't you? That means वो आकर के बोलती है, oh now you are talking. I thought you would agree to teach me when you will get the opportunity to get your money. मुझे तो ये लगा अच्छा मनी के लिए काम करते हो, ओके मनी मनी मिल जाएगा तो काम भी करोगे, पता चलेगा अच्छा ये मनी दे रही है तो मेरा काम कर लोगे, मुझे मतलब मुझे क्या काम है कि मुझे समझा दोगे, सिखा दोगे. और मनी कौन सा, व्हाट यू चक्ड एट मी लास्ट नाइट, मतलब जो मनी मेरे ऊपर फेंके थे ना, वो बोलता है ना कि अरे लो ये रुपए, तो बोलते हैं वो जो मनी मेरे ऊपर फेंके थे ना, वही मनी जब तुमको मिल जाएगा वापस से तो तुम मुझे सिखा दोगे. एंड देन वेरी कॉन्फिडेंशियली, मतलब हश हश मैनर में शी सेज, यू वर बिट ड्रंक वरंट यू, यू हैड अ ड्रॉप इन, मतलब थोड़े से पिए हुए थे ना तुम कल. हिगिंस peremptorily sit down, मतलब मैं एकदम कमांड जैसे कोई बोल रहा है ना, ऑर्डर कर रहा है. सो peremptorily मतलब ऑर्डरिंग, कि चुपचाप बैठ जाओ, जैसे बोलते हैं ना अपने गुस्से में, तो वैसे ऑर्डर करके बोल रहा है सिट डाउन. द फ्लावर गर्ल, ओ इफ यू आर गोइंग टू मेक अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट, मतलब इफ यू आर गोइंग टू पे द मनी एज अ साइन ऑफ फेवर, तब मैं बैठ सकती हूँ. हिगिंस थंडरिंग एट हर, सिट डाउन, मतलब और जोर से बोल रहा है सिट डाउन. Mrs. Pierce severely, sit down, girl. Do as you are told. She places a stray chair near the hearthrug between Higgins and Pickering and stands behind it waiting for the girl to sit down. So Mrs. Pierce भी थोड़ा जोर से उसको बोलती है, strict टाइप कि चुपचाप बैठ जाओ और वैसा ही करो जैसा बोला गया, डू एज यू आर टोल्ड. और फिर वो एक चेयर रखती है पास में उसके, हिगिंस और पिकरिंग के बीच में चेयर रखती है, बैठ जाओ यहाँ पे चुपचाप. The flower girl, she stands half rebellious, half bewildered. Now she has this nature ना, वो कुछ भी ऐसा अजीब सा situation होता है and she starts saying so she keeps on standing, और वो आधी confused है, half denying. Pickering, very courteous, जैसे एक gentleman होता है, very courteous towards lady. Won't you sit down? मतलब please बैठ जाओ. And then वो tray chair को सामने रखता है. Lisa, कोयली, Lisa is the flower girl, उसका नाम है Lisa. कोयली, that means थोड़ी सी शर्मा आ गई. Shyly, don't mind if I do. She sits down. Pickering returns to the hearthrug. मतलब okay, I'll not mind to sit down. Higgins says, what's your name? So flower girl's answer, Liza Doolittle. So it is her full name, Liza Doolittle. Higgins, declaiming gravely, Eliza, Elizabeth, Betsy, and Bess, they went to the woods to get a bird's nest. Now he starts singing a poetry कि ये पूरा कि अच्छा लिजा से उसको याद आ गया कि एलिजा, एलिजाबेथ, बेट्सी एंड बेस, दे वेंट टू द वुड्स टू गेट अ बर्ड्स नेस्ट. बच्चे जैसा है वो, उसके जो दिमाग में आ गया वही वो बोल देगा. पिकरिंग, दे फाउंड अ नेस्ट विथ 4 eggs in it. तो पिकरिंग भी इतनी देर रह करके कुछ शायद उसके जैसा हो गया, तो उसको भी मजा आ रहा है, तो वो आगे का लाइन बोल रहा है कि मतलब जो जो पोइट्री का नेक्स्ट लाइन था, दे फाउंड अ नेस्ट विथ 4 eggs in it. देन हिगिंस, दे टुक 1 apiece and left 3 in it. मतलब एक ले लिया और 3 रख दिए. मतलब वो पोइट्री है, सब एक एक करके दोनों एक एक लाइन गा रहे हैं. एंड देन दे लाफ हार्टली एट देयर ओन विट.
मतलब वो हँसने लगे फिर खुद ही कि हम लोग भी क्या मस्त है, मतलब खुद ही गाने लग गए और एक पोइट्री बना दिया इसके नाम पे खाली। देन लिजा सेज, "ओह डोंट बी सिली मिसेस पियर्स, यू मस्टंट स्पीक टू द जेंटलमैन लाइक दैट।" मतलब आप उस तरीके से बात मत करो जेंटलमैन से। उनको मतलब मिस्टर हिगिंस को आप कैसे बोल सकते हो कि डोंट बी सिली। लिजा, वेल व्हाई वोंट ही स्पीक सेंसिबल टू मी, तो फिर वो ढंग से बात नहीं क्यों नहीं करता मुझसे। हिगिंस, कम बैक टू द बिजनेस, हाउ मच डू यू प्रपोज टू पे मी फॉर द लेसन्स, बताओ कितना पे कर सकती हो मुझे लेसन्स के लिए। लिजा, ओ आई नो व्हाट्स राइट, अ लेडी फ्रेंड ऑफ माइन गेट्स फ्रेंच लेसन्स फॉर 18 pence an hour from a real French gentleman. Well, you wouldn't have the face to ask me the same for teaching me my own language as you would for French, so I won't give more than a shilling. टेक इट और लिव इट। नाउ सी, पहले वो रिक्वेस्ट करी थी और अभी लास्ट में इस तरीके से बोल रही कि जैसे बार्गेनिंग प्रॉपर कर रही हो कि लेना है तो लो, नहीं तो लिव इट। नाउ लिजा क्या बोलती है, कितना देने को तैयार है। शी सेज कि हर लेडी, वन ऑफ हर फ्रेंड्स, अ लेडी फ्रेंड ऑफ हर्स, शी पेज 18 pence फॉर 1 hour फॉर गेटिंग फ्रेंच लेसन्स फ्रॉम अ प्रॉपर फ्रेंच मैन। ओके, मतलब वो इंग्लिश गर्ल है एंड शी वांट्स टू लर्न फ्रेंच, तो वो 1 घंटे का 18 pence देती है, और वो भी प्रॉपर फ्रेंच जेंटलमैन को। तो आप तो मुझसे ज्यादा मांग ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो मुझे इंग्लिश ही सिखाओगे जो मेरा अपना लैंग्वेज है। तो मुझे इंग्लिश ही सिखाने के लिए आप मुझे इतना तो मांग ही नहीं सकते हो। यू कैनॉट ऑब्वियसली आस्क much for teaching the same language which I am already comfortable in, that is my mother tongue. So she says, I won't give you more than a shilling. So now वो 1 shilling देने को तैयार है। उसकी जो फ्रेंड थी वो 18 pence देती थी फ्रेंच सीखने के लिए फ्रेंच मैन को। शिलिंग जो होता है वो 12 pence के बराबर होता है। मतलब थोड़ा सा कम दे रही है, ये 18 देती थी 18 pence, ये 12 pence देने को तैयार है। तो पर फिर भी वो प्राइड से बोल रही है, टेक इट और लिव इट। हिगिंस, वॉकिंग अप एंड डाउन द रूम रैटलिंग हिज कीज एंड हिज कैश इन हिज पॉकेट्स, मतलब अपना पॉकेट में ऐसे बजाते हुए चल रहा है, कुछ सोचते हुए, कैलकुलेट करते हुए। एंड देन वो पिकरिंग को बोलता है, यू नो पिकरिंग, इफ यू कंसिडर अ शिलिंग नॉट एज अ सिंपल शिलिंग बट एज अ परसेंटेज ऑफ दिस गर्ल्स इनकम, इट वर्क्स आउट एज फुल्ली इक्विवेलेंट टू 60 और 70 guineas फ्रॉम अ मिलियनियर। मतलब अगर वो पिकरिंग को बोलता है कि अगर इसकी शिलिंग को यू कंसिडर नॉट एज अ शिलिंग, प्रॉपर इसके वर्थ में मत जाओ कि 1 shilling दे रही है वो, शिलिंग इसके इनकम के हिसाब से दोगे, इसकी कितनी इनकम होगी और उस इनकम का ये कितना परसेंटेज दे रही होगी अगर ये 1 shilling दे रही है, उसके हिसाब से अगर सोचो, ये क्या है, फ्लावर गर्ल ही तो है। और अगर फ्लावर गर्ल अपने इनकम से 1 shilling उठा करके मुझे दे रही है, 12 pence दे रही है, तो मान के चलो अगर एक मिलियनर के हिसाब से मैं सोचूं, तो एक मिलियनर अपने इनकम से 60 और 70 guineas दे रहा है। गिनी इज अ गोल्ड कॉइन, तो 60 और 70 गोल्ड कॉइन देना एक मिलियनर से काफी होगा। उसी तरीके से एक फ्लावर गर्ल अगर मुझे 1 shilling दे रही है, तो उसके परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो ये काफी अच्छा अमाउंट है। ओके, पिकरिंग सेज, हाउ सो, मतलब ऐसा कैसे। सो हिगिंस उसको और क्लियर करता है, फिगर इट आउट, अ मिलियनियर हैज अबाउट 150 pounds अ डे, मतलब एक दिन में करीबन 150 pounds कमा लेता है। वो कितना अर्न करती होगी, शी अर्न्स अबाउट हाफ अ क्राउन, मतलब ये कितना कमाती है, हाफ अ क्राउन क्या होता है, हाफ अ क्राउन होता है 1/8 ऑफ अ पाउंड। तो 1 पाउंड भी नहीं कमाती है दिन का। ये कितना कमाती है, 1 पाउंड का भी 1/8 कर दो, इतना कमाती है। और एक मिलियनियर 150 कमा रहा है। अगर ये 1/8 कमाती है 1 पाउंड का, नाउ लिजा हॉटिली सेज, हु टोल्ड यू आई ओनली, मतलब तुमको किसने कहा मैं इतना ही कमाती हूँ, मतलब ये बोलने वाली थी वो, थोड़ा सा अरोगेंटली बोलती है, हु टोल्ड यू आई अर्न ओनली, वो दिखाना चाहती थी कि मैं ज्यादा कमाती हूँ। बट ऑब्वियसली हिगिंस न्यू एवरीथिंग। सो हिगिंस कंटिन्यूइंग, मतलब उसको वो इतना भाव ही नहीं देता एंड वो अपने बात को पूरा खत्म कर रहा है। एंड ही सेज, शी ऑफर्स मी 2/5 ऑफ हर डेली इनकम फॉर अ लेसन। ठीक है, 2/5 ऑफ हाफ अ क्राउन मतलब करीबन 1 shilling होता है। तो वो 2/5 दे रहा है। और अगर एक एक 150 पाउंड्स कमाने वाला 2/5 दे तो कितना होता है भाई, 2/5 ऑफ 150। ठीक है, मतलब कि 60 पाउंड्स एक मिलियनर अगर मुझे ऑफर करे तो मैं तुरंत हाँ बोल दूंगा। तो उस हिसाब से ये अपना अर्निंग का 2/5 देने को तैयार है। इट्स हैंडसम, मतलब अच्छा अमाउंट है इसके परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए। बाय जॉर्ज इट्स इनॉर्मस, इट्स द बिगेस्ट ऑफर आई हैव हैड, मतलब आज तक किसी मिलियनर ने मुझे 60 पाउंड्स नहीं दिया।
तो इस हिसाब से अगर ये 1 शिलिंग दे रही है तो आज तक इतना अमाउंट मुझे किसी ने दिया है, अगर किसी ने नहीं दिया है, अगर मैं परसेंटेज वाइज सोचूं तो इट्स इनॉर्मस बाय जॉर्ज, मतलब बाय गॉड इट्स इनॉर्मस, तो मैं कैसे ना बोल सकता हूँ ना। लीजा ये सब सुन करके थोड़ी सी टेरिफाइड हो जाती है कि पागल वागल है क्या ये आदमी। सो लीजा राइजिंग टेरिफाइड, 60 पाउंड, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई नेवर ऑफर्ड यू 60 पाउंड, वेयर वुड आई गेट। तो वो इतना नहीं समझ पाती, वो बोल रही है क्या 60 पाउंड की बातें कर रहे हो, आई वुड नॉट बी एबल टू पे यू 60 पाउंड। किसने बोल दिया मैं तुमको 60 पाउंड पे करूंगी, मैं कहाँ से लाऊंगी ये सब। हिगिंस उसको चुप करा रहा है, होल्ड योर टंग। लीजा वीपिंग, बट आई एंट गॉट 60 पाउंड, और वो रोते हुए बोल रही है, अरे पर मेरे पास है ही नहीं 60 पाउंड, मैं नहीं दे पाऊंगी, वो अपने में ही लगी है। मिसेस पियर्स, डोंट क्राई यू सिली गर्ल, सिट डाउन, नोबडी इज गोइंग टू टच योर मनी, कोई तुम्हारा रुपया नहीं ले रहा, तुम चुपचाप बैठ जाओ। तो हिगिंस, somebody is going to touch you with a broomstick if you don't stop sniveling, sit down। मतलब मिसेस पियर्स उसको बोलती है कोई तुमको टच नहीं करेगा, तो हिगिंस बोलता है तुमको तो कोई टच करेगा, ब्रूमस्टिक लेकर, झाड़ू लेकर के मारना चाहिए तुमको। सो नाउ सी ही इज नॉट बॉदर्ड वेदर ही इज टॉकिंग टू अ मैन और अ लेडी, वो किसी से भी इसी तरीके से बात कर रहा है, और वो लेडी को ऐसे बोल रहा है कि कोई तुमको झाड़ू देके मारेगा अगर तुम चुप नहीं होगी तो। लीजा ओबेइंग स्लोली, वन वुड थिंक यू वॉज माई फादर, मतलब डांट तो ऐसे रहो जैसे कोई को लगेगा कि यू आर माई फादर। हिगिंस, इफ आई डिसाइड टू टीच यू आई विल बी वर्स देन 2 fathers to you। Here he offers her his silk handkerchief, मतलब वो आंसू पोंछने के लिए उसका हैंकरचीफ देता है, और बोल रहा है कि अगर मैं तुमको पढ़ाना चालू कर दिया ना तो आई वुड बी एज स्ट्रिक्ट एज 2 fathers, रिमेंबर दिस। अब वो हैंकरचीफ सामने करता है तो लिजा उससे पूछती है व्हाट्स दिस फॉर, मतलब ये किस लिए। हिगिन सेज, टू वाइप योर आईज, मतलब अपने आंसू पोंछने के लिए भाई। टू वाइप एनी पार्ट ऑफ योर फेस दैट फील्स मॉइस्ट, मतलब कोई भी फेस का पार्ट जो थोड़ा गीला हो उसको पोंछने के लिए हम हैंकरचीफ यूज करते हैं। रिमेंबर दैट्स योर हैंकरचीफ एंड दैट्स योर स्लीव, वो अपने स्लीव से ही पोंछ रही थी, अपने ड्रेस की स्लीव से आंसू आंसू। तब वो बोला कि सोचो सुनो, इसमें दोनों में डिफरेंस होता है, जब कोई चीज मुंह पोंछना हो तो हैंकरचीफ यूज करते हैं, अपना ड्रेस का स्लीव नहीं। डोंट मिस्टेक द वन फॉर द अदर इफ यू विश टू बिकम अ लेडी इन अ शॉप, अगर प्रॉपर बनना चाहती हो लेडी इन अ फ्लावर शॉप तो ये सारी छोटी छोटी सी हरकतें भी इंपॉर्टेंट है। Liza, utterly bewildered, stares helplessly at him. Now Mrs. Pierce says, it's no use talking to her like that, Mr. Higgins. She doesn't understand you. Besides, you are quite wrong. She doesn't do it that way at all. And then she takes the handkerchief. तो वो बोलती है, मिसेस पियर बोलती है, मिस्टर हिगिंस प्लीज उससे ऐसे बात मत करो, उसको कोई मतलब नहीं है, वो समझेगी ही नहीं, शी डजंट अंडरस्टैंड यू एट ऑल, एंड ऑल्सो यू आर रॉन्ग इन योर पॉइंट, शी डज नॉट डू इट इन दैट वे एट ऑल। फिर वो हैंकरचीफ ले लेती है हिगिंस से। लीजा स्नैचिंग इट, हियर यू गिव मी दैट हैंकरचीफ, ही गिव इट टू मी नॉट टू यू, मतलब वो मुझे दिया ना हैंकरचीफ, आप क्यों ले ली, चलो छीन लेती है वापस, मुझे दिया है तो मेरे पास रहने दो हैंकरचीफ। नाउ पिकरिंग स्टार्टेड लाफिंग कि वो कैसे वो लड़की ने छीन लिया। ही डिड, आई थिंक इट मस्ट बी रिगार्डेड एज हर प्रॉपर्टी मिसेस पियर्स, मतलब कि उसने तो लड़की को दिया था ना, आपने क्यों ले लिया मिसेस पियर्स, नाउ तो इट इज हिज हर प्रॉपर्टी। मिसेस पियर्स रिजाइनिंग हरसेल्फ, सर्व यू राइट मिस्टर हिगिंस, मतलब शी गेव अप कि हाँ करेक्ट लेसन फॉर यू मिस्टर हिगिंस, आप जिस तरीके के इंसान हो आपको इसी तरीके की स्टूडेंट मिलनी चाहिए। Pickering, Higgins, I am interested, मतलब Pickering was actually interested in the mannerism of this girl, और वो एक challenge देता है उसको। He says, I'm interested. What about the ambassador's garden party? मतलब एक पार्टी होने वाली है, ambassador's garden party, मतलब एक पॉलिटिकल बहुत हाई क्लास पार्टी होने वाली है, गार्डन पार्टी। I'll say you are the greatest teacher alive if you make that good. I'll bet you all the expenses of the experiment you can't do it, and I'll pay for the lessons. मतलब उस पार्टी को, वो जो गार्डन पार्टी हो रही है एम्बेसडर की, उसको हम एक अपना डेट रखते हैं कि उस डेट तक तुम इस लड़की को सिखा सकते हो क्या, उस पार्टी में लेकर के जाएंगे हम उसको। तो अगर उस पार्टी के लायक, जहां पे ओनली ड्यूक एंड डचेसेस, मतलब सब रिच पर्सन्स रॉयल फैमिली से आएंगे, अगर उस पार्टी में ये लड़की जाती है, ओके, और मतलब एक लाइक अ लेडी वो जाती है, तो आई वुड कंसिडर यू एज द ग्रेटेस्ट टीचर अलाइव इन दिस वर्ल्ड, एंड आई बेट, मतलब मैं इस बेट में अभी सारे एक्सपेंसेस इस एक्सपेरिमेंट में जो लगने वाले हैं वो एक्सपेंसेस मैं उठाऊंगा, इसकी फीस भी मैं दूंगा, ठीक है, बट ये एक चैलेंज है। सो लीजा वॉज वेरी हैप्पी, अच्छा फीस ये देगा।
So she says, "Oh, you are real good. Thank you, Captain." Higgins, tempted, looking at her. It's almost irresistible. She is so deliciously low, so horribly dirty. Now see, Higgins एक बार भी घबराया नहीं. See, this is also his nature. कि वो और ज्यादा टेम्पटेड हो गया कि अच्छा बेट लगा रहे हो तो सही में ये तो इतनी गंदी सी दिखती है, इसका एक्सेंट इतना गंदा सा है, इसको चेंज करने का मजा ही अलग होगा, मतलब इररेजिस्टिबल है। मुझे तो अभी अभी से इसको सिखाना चालू करना है ना। कितना अलग एटीट्यूड है। एक होता है परेशान हो जाएगा, अरे मुझे बहुत काम करना पड़ेगा इस लड़की पे, तो एंड ही इज सो इंटरेस्टेड, मतलब ही लव्स, ही अडोर्स हिज वर्क। ठीक है, उस तरीके से वो काफी खुश है कि मुझे इतनी लो क्लास, इतनी इल मैनर्ड लड़की मिली और उसे मुझे मैनरिज्म सिखाना है, उस पार्टी के लिए तैयार करना है। So that is a kind of a temptation for him. Now Lisa says, protesting extremely, "Oh, I ain't dirty. I washed my face and hands afore I come. I did." See, afore I come means before I come. So Lisa says कि अरे मैं dirty नहीं हूँ, मैंने अपने हाथ मुंह अच्छे से धो करके आए हैं आने से पहले. Pickering, "You are certainly not going to turn her head with flattery, Higgins." So Pickering says to Higgins कि this is an impossible task and you should not increase her expectation by this kind of a promise. Now Mrs. Pierce is a bit uneasy. She says, "Oh, don't say that, sir. There is more ways than one of turning a girl's head, and nobody can do it better than Mr. Higgins. Though he may not always mean it, I do hope, sir, you won't encourage him to do anything foolish." Now Mrs. Pierce is not comfortable, तो वो पिकरिंग को बोलती है कि प्लीज डोंट से लाइक दैट सर, देयर आर मोर वेज देन वन ऑफ रेजिंग टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन इन अ गर्ल्स माइंड. ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से आप गर्ल की एक्सपेक्टेशन बढ़ा सकते हो. एंड मिस्टर हिगिंस इज एप्ट at doing so, though not always, but he means it. I hope you won't encourage him to do anything foolish. Now Higgins is becoming excited as the idea grows on him. What is life but a series of inspired follies? मतलब लाइफ इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ इंस्पायर्ड फॉलीज, मतलब कुछ गलतियां, छोटी छोटी गलतियां जो इंस्पिरेशन देती है बाद में, यही तो लाइफ है. The difficulty is to find them to do. Never lose a chance. It doesn't come every day. I shall make a duchess of this draggle-tailed gutter snipe. Now, वो क्या बोलता है कि I will make a duchess of this street urchin. Gutter snipe मतलब street urchin. Draggle tail मतलब ये wet and squalid kind of girl. Gutter snipe is a slum girl. तो इस slum girl को मैं duchess जैसा बना दूंगा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ही रेयर होती है. लिजा स्ट्रांगली डिप्रिकेटिंग दिस व्यू ऑफ हर, मतलब शी इज डिसअप्रूविंग, स्ट्रांगली डिसअप्रूविंग सच व्यू कि मुझे किस तरीके का समझ रहे हो तुम लोग. सो एंड देन शी अगेन अटर्स दैट वर्ड आऊ. हिगिंस कैरिड अवे, yes, in 6 months now he has taken this time. 6 महीने में मैं उसको इतना मैनर्ड बना दूंगा कि I will make a duchess. दिस इज प्रॉपर कि मैं डचेस बना करके उसको उस एम्बेसडर गार्डन पार्टी में लेकर के जाऊंगा एंड nobody would be able to recognize. Yes, in 3 months. Yes, in 6 months. In 3, if she has a good ear and a quick tongue, I'll take her anywhere and pass her off as anything. मतलब मैं तो 3 महीने में, 6 months क्या, even in 3 months she can be changed. पर उसके लिए उसके पास में 2 चीजें होनी चाहिए. पहला, शी हैज अ गुड ईयर टू पिक अप द एक्सेंट, मैं जैसे बोलूं वैसे वो बोले, एंड अ क्विक टंग, जैसे कि वो बोल भी सके, कैन स्पीक क्लियरली प्रॉपरली. और फिर तो आई विल टेक हर एनीवेयर एंड पास ऑफ हर एज एनी एलिगेंट लेडी. किसी को भी बताऊं कि ये लेडी है, वो लेडी है, मान जाएंगे. We will start today. Now, this moment. Take her away and clean her, Mrs. Pierce. Monkey brand. If it won't come off any other way, is there a good fire in the kitchen? मतलब इसको जाओ, लेकर के जाओ, इसको साफ करो, क्लीन करो मिसेस पियर्स. कोई मंकी ब्रांड का स्ट्रॉन्ग सोप इसको लगाओ जिससे कि सारा डर्ट निकल जाए. अगर फिर भी नहीं जाता है कि तो फायर है क्या, नहीं, अच्छा फायर है क्या, फायर इसके कपड़े को जलाने के लिए वो बोलेगा. मिसेस पियर्स प्रोटेस्टिंग, यस, मतलब है तो सही, पर तुमको मतलब फायर का क्या करना है. तो हिगिन सेज, टेक ऑल हर क्लोथ्स ऑफ एंड बर्न देम. सारे इसके कपड़े, गंदे कपड़े सारे जला देना उसमें. रिंग अप वाइटले और समबडी फॉर न्यू वंस. वाइटले जो है वो एक ओनर है ऑफ अ रेप्यूटेड डिपार्टमेंटल स्टोर, तो उसको बोल करके कोई और किसी और को बोल करके अच्छे कपड़े इसके लिए मंगवा दो. रैप हर अप इन ब्राउन पेपर टिल दे कम. जब तक कपड़े नहीं आते इसको ब्राउन पेपर से लपेट कर रखो. लिजा, you are no gentleman. You are not.
to talk of such things. I'm a good girl, I am, and I know what the like of you are. I do. लिजा को अच्छा नहीं लगता इस तरीके से उसे बात कर रहा है कि उसको ये मंकी ब्रांड साबुन से धुलाओ, उसके कपड़े जला दो, उसको तब तक ब्राउन पेपर से लपेट के रखो. सो वो बोलती है कि यू डू नॉट टॉक लाइक अ जेंटलमैन. आई एम अ गुड गर्ल एंड आई नो वेरी वेल तुम किस तरीके के इंसान हो. Higgins says, we want none of your Lisongrove prudery here, young woman. You have got to learn to behave like a duchess. Take her away, Mrs. Pierce. If she gives you any trouble, wallop her. मतलब अगर कुछ भी है वो दिक्कत देना तुमको तो wallop her, मतलब beat her. मारना उसको पकड़ के. एंड प्लीज हमको कोई तुम्हारी लिसन ग्रोव की प्रूडरी नहीं चाहिए. प्रूडरी मीन्स सिली एटीट्यूड. तो ऐसा सिली एटीट्यूड वो तुम्हारे वो स्लम एरिया का मुझे नहीं चाहिए. तुमको डचेस बनना है ना तो अब डचेस जैसे बिहेव करना सीखना पड़ेगा. और फिर वो मिसेस पियर्स को ऑर्डर देता है कि लेके जाओ, थोड़ा भी ट्रबल करे तो पीटना उसको. Lisa, springing up and running between Pickering and Mrs. Pierce for protection. No, I'll call the police. I will. मतलब मैं पुलिस को बुला लूंगी. मुझे प्लीज जबरदस्ती मत कहीं पे लेके जाओ, पीटो मत. मिसेस पियर्स, बट आई हैव नो प्लेस टू पुट हर. मेरे पास कोई जगह ही नहीं है, मैं रखूं लेकर कहाँ जाऊं उसको, कहाँ रखूं. हिगिंस, पुट हर इन द डस्टबिन. मतलब कोई जगह नहीं तो डस्टबिन में डाल देना इसको. लिजा अगेन, आउ. पिकरिंग, ओ कम हिगिंस, बी रीजनेबल. मतलब प्लीज ऐसे मत बात करो, बी सेंसिबल. मिसेस पियर्स रेजोल्यूटली, यू मस्ट बी रीजनेबल मिस्टर हिगिंस. रियली यू मस्ट. यू कांट वॉक ओवर एवरीबडी लाइक दिस. हिगिंस, thus scolded, subsides. The hurricane is succeeded by a zephyr of amiable surprise. Now जब सब जन मिलकर के उसको बोलने लग जाते हैं कि प्लीज यू मस्ट बी लॉजिकल. पियर्स भी, मिसेस पियर्स भी ये बोलती है कि प्लीज यू मस्ट बी, यू कांट थॉटलेसली किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते हो. तो हिगिंस भी थोड़ी सी सब डांटते हैं ना तो थोड़ा वो काम डाउन हो जाता है. और ये जो एटमॉस्फेयर है, जो टेम्पेस्ट जैसा स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर था, वो अचानक से एकदम जेंटल ब्रीज जैसा बन जाता है. दैट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज कि वो एक बार डांट खा के ऐसे चुप हो गया. Now Higgins, with professional exquisiteness of modulation, I walk over everybody. My dear Mrs. Pierce, my dear Pickering, I never had the slightest. I think there is some mistake in the printing. This poor girl, this would be here. This part. Okay. Now let us read. My dear Pickering, I never had the slightest intention of walking over anyone. All I propose is that we should be kind to this poor girl. We must help her to prepare and fit herself for new station in life. If I did not express myself clearly, it was because I did not wish to hurt her delicacy or yours. Lisa, reassured, steals back to her chair. Now Higgins, in very professional manners, वो properly बोलता है, and obviously softening his voice, he says, I behave thoughtlessly towards everybody. Then to Mrs. Pierce and to Mr. Pickering, he says, I never had the slightest desire to like behave thoughtlessly to anyone. All I propose is that we should behave kindly towards this poor girl. ठीक है, और हमको उनकी इसकी हेल्प करनी चाहिए टू लर्न एंड मेक हर सेल्फ फिट फॉर न्यू स्टाइल ऑफ लिविंग. उसके लिए हम जितनी हेल्प कर सकते हैं हम करेंगे. और अगर मैसेज क्लियर नहीं है तो इट इज बिकॉज आई डू नॉट वांट टू हर्ट हर डेलिकेट माइंड एंड ऑल्सो योर्स. इसलिए मे बी मैं थोड़ा अलग तरीके से बोल दिया. मिसेस पियर्स टू पिकरिंग, वेल डिड यू एवर हियर एनीथिंग लाइक दैट सर. मतलब टू पिकरिंग शी इज सेइंग कि क्या आपने कभी सुना है इस तरीके का कुछ भी सर. पिकरिंग लाफिंग हार्टली, नेवर मिसेस पियर्स नेवर. मतलब मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना. हिगिंस पेशेंटली, व्हाट्स द मैटर. Mrs. Pierce, well, the matter is, sir, that you can't take a girl up like that as if you were picking up a pebble on the beach. So Mrs. Pierce उसको बोलती है, देखो मैटर, he asked ना what's the matter. So she says कि देखो मैटर ये है कि आप ऐसे ही किसी लड़की को चलते हुए किसी को भी नहीं उठा सकते, जैसे कि कोई बीच से आप एक पत्थर उठा लो और फिर बोलोगे मैं इसको पॉलिश करके हीरा बनाऊंगा. आपने ऐसे ही कहीं से भी एक पत्थर जैसे लड़की को कहीं से भी उठा लिया और आप बोल रहे हो कि मैं इसको डचेस बनाऊंगा. इट इज नॉट पॉसिबल. So Higgins says, why not? क्यों possible नहीं है? Mrs. Pierce, why not? But you don't know anything about her. What about her parents? She may be married. Maybe वो शादीशुदा हो. Maybe उसके कुछ parents कुछ जानते ही नहीं हो, उसको ऐसे ही उठा लिए. So Lisa says, gone. मतलब rubbish. Now Higgins says, there, as the girl very properly says, gone, married indeed.
Don't you know that a woman of that class looks a worn or drudge of 50 a year after she is married? तो वो बोलता है देखो जैसे ही लड़की ने बोला ना सुनते से ही मैरिड है और वो रबिश बोली, इसका मतलब पक्का शादीशुदा है। क्योंकि ये जो टाइप की जो लड़कियां होती है ना, मतलब इस लोअर क्लास कास्ट की जो लड़कियां होती है, ये जब शादी कर लेती है तो ये लड़कियां ऐसे 50 साल की ही लगती है। तो ये भी वैसी ही लग रही है। लिजा सेज, हु वुड मैरी मी? मुझे शादी करेगा कौन भाई? Higgins says, suddenly resorting to the most thrillingly beautiful low tones in his best elocutionary style. बहुत ही अच्छे से तरीके से स्टाइल से बोलता है. By George, Eliza, the streets will be strewn with the bodies of men shooting themselves for your sake before I have done with you. मतलब जब मैं पूरा प्रोसेस कर चुका हूँगा ना तुम्हारे एक्सेंट को इम्प्रूव करने का, तुमको लेडी बनाने का, उससे पहले ही, कुछ टाइम पहले से ही, मतलब थोड़ा सा भी सीख जाओगे ना तो लड़कों की लाइन लग जाएगी कि सब तुम्हारे लिए तुम्हारे से शादी करने को तैयार रहेंगे। मिसेस पीएस, नॉनसेंस सर, यू मस्ट नॉट टॉक लाइक दैट टू हर। इस तरीके से बात नहीं करो, मतलब इस तरीके से आप आशा बढ़ा रहे हो उसकी। Lisa, rising and squaring herself determinedly. I'm going away. He is off his chump. He is. I don't want no Barmaid teaching me. लीजा उड़ गई, एकदम फॉर्मली बोली आई एम गोइंग अवे। ये क्या है? ही इज ऑफ हिज चम, मतलब ये ही इज अ इनसेंसिबल, एन इनसेंसिबल मैन, कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, इनसेंसिबल मैन है। आई डोंट वांट नो बामीज टीचिंग मी। बामी मतलब स्लाइटली मैड पर्सन होते हैं ना, उसको बोलते हैं बामीज। तो मुझे कोई थोड़ा सा पागल आदमी पढ़ाए, मैं नहीं चाहती, मैं तो जा रही हूँ। Higgins, wounded in his tenderest point by her insensibility to his elocution. वो इतना elocution के साथ इतना तरीके से बात किया और वो उसको बोल रहे कि कोई पागल से मेरे को नहीं सीखना, तो थोड़ा सा हर्ट हुआ Higgins. And then he says, oh indeed, I'm mad, am I? Very well, Mrs. Spears, you needn't order the new clothes for her. Throw her out. मतलब ठीक है, मैं पागल हूँ ना मिसेस स्पीयर्स, इसके लिए कोई क्लोथ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, फेंक दो इसको बाहर। Lisa, whimpering, now you got no right to touch me. Matlab, she's crying in low voice and then she says, Arey, you have no right to touch me. Mrs. Pierce, you see now what comes of being saucy, indicating the door. This way, please. मतलब लड़की को बोल रही है कि now you understood what is the outcome, what is the result of your this impudence. Now she points at the door कि जाओ this way. Lisa, almost in tears. I didn't want no clothes. I wouldn't have taken them. She throws away the handkerchief. I can buy my own clothes. मुझे कोई नए कपड़े नहीं चाहिए, मैं अपने कपड़े खुद खरीद सकती हूँ। Higgins, deftly retrieving the handkerchief and intercepting her on her reluctant way to the door. You are an ungrateful, wicked girl. This is my return for offering to take you out of the gutter and dress you beautifully and make lady of you. So Higgins जाता है फटाफट, वो handkerchief उठाता है और उसको बीच में रोक करके और उसको बोलता है कि तुम कितनी अनग्रेटफुल लड़की हो। दिस इज वॉट आई डिजर्व फ्रॉम यू। मतलब इस तरीके की लड़की को मैंने ऑफर किया दैट यू शुड गिव अप योर डिबेस्ड लाइफ एंड ड्रेस ब्यूटीफुली, ये तो मैंने ऑफर किया बट तुमने ना कर दिया। मैं तो यही डिजर्व करता हूँ। ज्यादा मतलब ज्यादा किसी की हेल्प करने जाओ तो ऐसा ही होता है उसके साथ। दैट आई वॉन्टेड टू मेक अ लेडी आउट ऑफ यू, और तुम अपने इन्हीं कपड़ों में खुश हो। Mrs. Pierce, stop, Mr. Higgins. I won't allow it. It's you that are wicked. Go home to your parents, girl, and tell them to take better care of you. तो मिसेस पियर रोक लेती कि हिगिंस इस तरीके से बात मत करो उससे, ठीक है, एंड आई विल नॉट अलाउ हर टू स्टे हियर, इट्स योर मैलिस, गो होम टू योर पेरेंट्स गर्ल, लड़की को बोलती है, एंड टेल देम टू टेक बेटर केयर ऑफ यू। लिजा, आई एंड गॉट नो पेरेंट्स, दे टोल्ड मी आई वॉज बिग इनफ टू अर्न माई ओन लिविंग एंड टर्न मी आउट। मतलब मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, उन्होंने बोला कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना खुद कमा सकती हो, और मुझे बाहर कर दिया। मिसेस पियर, वेयर इज योर मदर? तुम्हारी माँ है कहाँ? लीजा, आई एंड गॉट नो मदर, हर दैट टर्न मी आउट वॉज माई 6 स्टेप मदर, बट आई डन विदाउट देम एंड आई एम अ गुड गर्ल, आई एम। तो बोलती मेरी माँ नहीं है, मतलब अभी नहीं है, शी इज डेड, और अभी जो जिसने बाहर किया, शी वॉज हर 6th स्टेप मदर। Higgins, very well then, what on earth is all this fuss about? The girl doesn't belong to anybody, is no use to anybody but me. मतलब फिर क्या प्रॉब्लम है अगर मैं इसको सिखाना चाहता हूँ तो? ये तो किसी की भी नहीं है, इसके खुद के कोई पेरेंट्स, कोई फैमिली है नहीं, तो अगर किसी के भी काम की नहीं है और मेरे काम की है तो लेट मी डू अ वर्क ऑन हर ना। He goes to Mrs. Pierce and begins
coaxing. You can adopt her, Mrs. Spears. I'm sure her daughter would be a great amusement to you. Now don't make any more fuss. Take her downstairs and मतलब एक काम करो ना, तुम उसको अपनी बेटी बना लो. मिसेस पियर्स को बोल रहा है, हाउस हेल्प जो है उसको बोल रहा है कि तुम उसको अपनी बेटी बना लो, तुम्हारी कितना ग्रेट, शी वुड बी अ ग्रेट अम्यूजमेंट टू यू. ठीक है, फिर प्लीज अब और ज्यादा मत बात करो और तुम इसको लेकर के जाओ नीचे. Mrs. Beers, but what's to become of her? Is she to be paid anything? Do be sensible, sir. मतलब what will happen to her? Will she be paid? उसको कुछ मिलेगा क्या? थोड़ा सोच करके दे देखो. Think reasonably. Higgins, oh, pay her whatever is necessary. Put it down in the housekeeping book. Impatiently, what on earth will she want with money? She'll have her food and her clothes. She'll only drink if you give her money. तो हिगिस बोलते हैं कि अरे पे हर वॉट एवर शी नीड्स, रिकॉर्ड इट इन द हाउसकीपिंग बुक, उसमें रिकॉर्ड कर देना खर्चे का. और फिर इम्पेशेंटली बोलता है व्हाट शी विल डू विद द मनी, वो अपना खाएगी खाना, क्लोथ्स उसको मिलेगा ही, सो तो अपना मनी पूरा ड्रिंकिंग में वेस्ट करेगी. Lisa, turning on him, oh, you are a brute. It's a lie. Nobody ever saw the sign of liquor on me. She goes back to her chair and plants herself there defiantly. So she वो obviously थोड़ा गुस्सा हो जाती है, बोलते है कि तुम कितने खराब हो, ये तो सरासर झूठ है. क्या मुझे देख करके ऐसा थोड़ा सा भी हिंट लगता है कि या साइन लगता है कि मैं शराब पीती हूँ? कुछ भी बोल रहे हो कि मैं सारा ड्रिंक में पैसा उड़ा दूंगी. नाउ पिकरिंग in good humored remonstrance. Does it occur to you, Higgins, that the girl has some feelings? Now, Pickering is also like protesting in good humor. That do you understand the girl's feeling, Higgins? Higgins, looking critically at her. Oh no, I don't think so. Not any feelings that we need bother about. Cheerily, have you, Eliza? Now Higgins Lisa को एग्जामिन करता है, फिर बोलता है नो आई डोंट थिंक शी हैज एनी फीलिंग्स कि वो हमको बॉदर कर सकता है. फिर खुश होकर पूछता है कि एलिजा डू यू हैव एनी फीलिंग्स? लीजा, आई गॉट माई फीलिंग सेम एज एनी वन एल्स. मतलब यस आई हैव माई फीलिंग सेम, जैसे किसी और के होगा वैसे मेरे भी फीलिंग्स है. हिगिंस टू पिकरिंग रिफ्लेक्टिवली, यू सी द डिफिकल्टी. मतलब ओ बाबा व्हाट डिफिकल्टी. सो नाउ हिगिंस आस्क्स पिकरिंग दैट हैव यू नोटिस द डिफिकल्टी. So Pickering says, oh, what difficulty? मतलब क्या difficulty भाई? Higgins, to get her to talk grammar. The mere pronunciation is easy enough. मतलब ये difficulty है. To get her speak grammatically correct. Picking up the correct pronunciation is an easy task altogether. पर उसको तो पूरा grammatically correct कराना पड़ेगा, तो बोल ही नहीं पाती ठीक से. Higgins, to get her to talk grammar. Lisa, I don't want to talk grammar. I want to talk like a lady. Lisa बोली अरे I don't want to speak grammatically correct. I want to speak like a lady in a flower shop. That's it. That is my aim. Mrs. Pierce, will you please keep to the point, Mr. Higgins? I want to know on what terms the girl is to be here. Is she to have any wages? And what is to become of her when you have finished your teaching? You must look ahead a little. Mrs. Pierce उसको clearly बोलती है कि please come to the point, Mr. Higgins. मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि on what terms and condition the girl is going to stay here. क्या उसको कोई फिक्स सैलरी यहाँ पे मिलेगी? और क्या होगा उसका बाद में जब आप टीचिंग इसकी फिनिश कर दोगे? व्हाट विल हैपन टू हर? सो थोड़ा सा फ्यूचर का भी आपको सोचना चाहिए. हिगिंस इम्पेशेंटली, व्हाट इज टू बिकम ऑफ हर इफ आई लीव हर इन द गटर? टेल मी दैट मिसेस पियर्स. मतलब अगर मैं अभी छोड़ दूं उसको गटर में तो उसका क्या होगा, ये बताओ मुझे. तो अभी क्यों पूछ रहे हो मुझसे कि मैं पढ़ा दूं तो इसका क्या होगा, इसको सिखा दूं, अच्छा बना दूं तो इसका क्या होगा? Mrs. Pierce, that is her own business, not yours, Mr. Higgins. मतलब अभी छोड़ दो तो that is her concern, that is not yours, Mr. Higgins. पर अगर आप उसको कुछ बना देते हो, कुछ समझा और के कुछ का एक्सेंट इंप्रूव करके, तब फिर आपको सोचना चाहिए कि इसका आगे क्या होगा. Higgins, well, when I have done with her, we can throw her back into the gutter, and then it will be her own business again. So that's all right. Now again, Higgins जैसे carelessly, insensitively बोलता है, वैसे ही उसने बोला कि ठीक है, तो when I'll finish my teaching, मैं वापस उसको वहीं थ्रो कर दूंगा, back to her previous poverty-stricken life, गटर में, and then it will be her own responsibility again. सोचो अब क्या करना है. Lisa, oh, you have no feeling heart in you. You don't care for nothing but yourself. She rises and takes the floor resolutely. Here, I have had enough of this. I'm going, making for the door. You ought to be ashamed of yourself. You ought. तो लिजा को अच्छा नहीं लगता है. वो बोलती है कि you have no sympathetic heart. You care only for yourself and for nobody else. And फिर बहुत determinedly उठती है और बोलती है now I have had enough of this maltreatment. You should be ashamed of yourself. और फिर निकलती है. Higgins, snatching a chocolate cream from the piano, his eyes suddenly beginning to twinkle with mischief.
हैव सम चॉकलेट्स एलिजा। नाउ जैसे ही जा रही होती है, ये क्या करता है, पियानो के पास जाकर के चॉकलेट क्रीम उठाता है और उसकी आंखों में से ट्विंकल है, मतलब चमक है कि अभी ये कुछ शरारत करने वाला है, और फिर एलिजा को बोलता है लो थोड़ी चॉकलेट्स खाओ। लिजा हॉल्टिंग मतलब रुक गई, टेम्पटेड, अब उसको मन कर रहा है चॉकलेट खाने का, तो बोलती है हाउ डू आई नो व्हाट माइट बी इन देम, आई हैव हर्ड ऑफ गर्ल्स बीइंग ड्रग्ड बाय द लाइक ऑफ यू। तो वो बोलती है मैं कैसे सोचूं कि इसमें इसको खाना चाहिए कि नहीं, आजकल लड़कियों को कुछ कुछ खाने में ड्रग वग मिला देते हैं तुम्हारे जैसे लोग। सो व्हाट डज हिगिन डू, हिगिन्स whips out his penknife, cuts a chocolate in two, puts one half into his mouth and bolts it and offers her the other half। वो एक पेन नाइफ लेता है, दो टुकड़े करता है चॉकलेट के, एक टुकड़ा अपने मुंह में डालता है बताने के लिए कि भाई कोई ड्रग नहीं है, मैं भी खा रहा हूँ, ठीक है, फिर दूसरा हाफ ऑफर करता है अब खा लो। Higgins, pledge of good faith, Eliza. I eat one half, you eat the other. आधा मैं खा रहा हूँ, आधा तुम खाओ। Lisa opens her mouth to retort. He pops the half chocolate into it. मतलब वो जैसे कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है तो वो उसके खुले मुंह में आधा चॉकलेट मुंह में डाल देता है। You shall have boxes of them, barrels of them every day. You shall live on them. मतलब तुमको तो बॉक्स भर के चॉकलेट, बैरल भर के चॉकलेट एवरी डे मिलेगा। Lisa, who has disposed of the chocolate after being nearly choked by it? I wouldn't have ate it. Only I am too ladylike to take it out of my mouth. Now, Lisa, who has somehow managed to eat the large piece of chocolate after being nearly choked by it, अचानक से मुंह में डल गया इसलिए. So she says, I wouldn't have eaten it, but to just to maintain the ladylike attitude, I did not take it out of my mouth कि ये खराब लगेगा, ill-mannered लगेगा, इसीलिए मैंने मुंह में रखा उसको. Now Hagen says, listen Eliza, I think you said you came in a taxi. I think तुमने बोला था ना टैक्सी में आई हो. Lisa, well, what if I did? I have as good a right to take a taxi as anyone else. तो बोलता है हाँ तो मैंने ले लिया तो क्या, मुझे भी उतना ही राइट है टैक्सी में आने का जितना किसी और को है. Higgins says, you have, Eliza, and in future you shall have as many taxis as you want. You shall go up and down and round the town in a taxi every day. Think of that, Eliza. Now Higgins अच्छे से बात कर रहा है उससे, उसको बोल रहा है कि obviously तुम्हारा सारा राइट है टैक्सी में घूमने का, इनफैक्ट तुम जब ये लेसन मुझसे ले चुकी होगी हर दिन तुम टैक्सी में घूमोगे, जस्ट थिंक अबाउट इट. Mrs. Spears says, Mr. Higgins, you are tempting the girl. It's not right. She should think of the future. मतलब इस तरीके से उसको टेम्प्ट मत करो, लालच मत दो, ठीक है. She should also think of the future. Higgins, at her age, nonsense. Time enough to think of the future when you haven't any future to think of. मतलब at this age of her, she will think about future. आप ऐसा सोचते हो? Nonsense. Enough time is left to think about the future. When you will have no future to think about, तब आप बैठ करके फ्यूचर के बारे में सोचते रहना. नो एलिजा, डू एज दिस लेडी डज, थिंक ऑफ अदर पीपल्स फ्यूचर्स बट नेवर थिंक ऑफ योर ओन. थिंक ऑफ चॉकलेट्स एंड टैक्सीज एंड गोल्ड एंड डायमंड्स. मतलब वो बोलती है कि ठीक है तुम इस लेडी के जैसे ही सोचो, मतलब बिहेव एज दिस लेडी डज, मिसेस पियर्स के जैसे, कि दूसरों के फ्यूचर के बारे में खाली सोचते रहना, खुद के फ्यूचर के बारे में कुछ ना सोचना. अपने अच्छी चीजों के बारे में, गोल्ड डायमंड चॉकलेट्स ये सब के बारे में सोच के तो एक बार देखो. Lisa, no, I don't want no gold and no diamonds. I'm a good girl, I am. She sits down again with an attempt at dignity. तो लिजा बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, गोल्ड नहीं, डायमंड नहीं, मैं अच्छी लड़की हूँ, मतलब ग्रीडी नहीं हूँ. Higgins, you shall remain so, Eliza, under the care of Mrs. Pierce, and you shall marry an officer in the guards with a beautiful moustache, the son of Marcus, who will disinherit him for marrying you, but will relent when he sees your beauty and goodness. अब उसको वो टेम्प्ट कर रहा है कि देखो ऐसा हो सकता है, उसको एक ना मतलब इमेजिनेशन दे रहा है कि देखो तुम्हारा फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि तुम हमेशा अच्छी लड़की रहोगी जब तक तुम मिसेस पियर्स के केयर में रहोगी, फिर शादी करोगी एक ऑफिसर से, हु विल बी द ऑफिसर इन द रॉयल आर्मी, उसके बहुत ब्यूटीफुल मुस्टैच होंगे, ठीक है, मतलब मूछें होंगी बस मस्त एकदम. फिर और या फिर कोई सन होगा नोबल मैन का, जिसका फादर शायद उसको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगा क्योंकि उसने तुमसे शादी कर ली लोअर क्लास की लड़की से. बट फिर उसका फादर जब तुमको देखेगा कि तुम्हारी कितनी अच्छी लड़की हो, कितनी ब्यूटीफुल हो, तो वो रिग्रेट करेगा कि नहीं नहीं गलत किया मैंने, ठीक है. मतलब सोचो तुम क्या बन जाओगी. Pickering, excuse me, Higgins, but I really must interfere. Mrs. Pierce is quite right. If this girl is to put herself in your hands for 6 months for an experiment in teaching, she must understand thoroughly what she is doing. So now Pickering भी रोकता है Mr. Higgins को कि नहीं ऐसे बात मत करो. And I'm really agreeing with Mrs. Pierce. She is quite right कि अगर इस लड़की को आप रख रहे हो 6 महीने एक्सपेरिमेंट में टीचिंग के लिए, तो आपको उसको सब कुछ अच्छे से समझाना होगा. दैट मीन्स उसको
उसको पता होना चाहिए कि वो एक एक्सपेरिमेंट के लिए है, 6 महीने बाद उसको एक डचेस के जैसे पेश करने के लिए आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो, उसके बाद अगर उसका हाँ हो तभी आगे बढ़ो, ठीक है, पर उसको अच्छे से समझाओ, इस तरीके से टेम्प्ट मत करो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। Higgins, how can she? She is incapable of understanding anything. Besides, do any of us understand what we are doing? If we did, would we ever do it? तो हिगिंस बोलता है, अरे उसको समझ में कैसे आएगा, उसको कुछ समझ में आता ही नहीं है। और ऐसे भी क्या हमको समझ में आ रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं? हम भी तो ऐसे ही, तुम भी तो ऐसे ही बेट लगा दिए, मैंने भी तो ऐसे ही बेट एक्सेप्ट कर लिया, क्या हमको भी पता है व्हाट आर वी डूइंग? और अगर हमको सही में पता होता तो हम क्या कभी ऐसा करते? पिकरिंग, वेरी क्लेवर हिगिंस बट नॉट साउंड सेंस टू एलिजा। मिस डूलिटिल, मतलब पिकरिंग मिस्टर हिगिंस को बोलता है कि हाँ इंटेलिजेंटली यू हैव आंसर्ड इट बट नॉट साउंड सेंस, को मतलब नहीं निकल रहा इस बात का। फिर वो एलिजा को बोलता है मिस डूलिटिल, लिजा ओवरवेल्म, आऊ। हिगिंस, देयर, दैट इज ऑल यू गेट आउट ऑफ एलिजा, मतलब जब भी एलिजा को कुछ बोलो एलिजा विल से आऊ, नो यूज एक्सप्लेनिंग, उसको कुछ समझा के मतलब नहीं। एज अ मिलिट्री मैन यू ऑट टू नो दैट, तुमको तो समझ में आना चाहिए बिकॉज यू आर ऑल्सो एन मिलिट्री मैन। गिव हर ऑर्डर्स, दैट इज वॉट शी वॉन्ट्स, तो मिलिट्री मैन हो, ऑर्डर देना जानते हो तो जस्ट उसको ऑर्डर करो, बस वो वही चाहती है। एलिजा, यू आर टू लिव हियर फॉर द नेक्स्ट 6 months लर्निंग हाउ टू स्पीक ब्यूटिफुली लाइक अ लेडी इन अ फ्लोरिश शॉप, ये तुम सीखोगी 6 महीने में अच्छे से बोलना, इफ यू सो दैट तुम एक लेडी बन सको फ्लोरिश शॉप की। इफ यू आर गुड and do whatever you are told, you shall sleep in a proper bedroom and have lots to eat and money to buy chocolates and take rides in taxis। मतलब अगर तुम प्रॉपरली फॉलो करी इंस्ट्रक्शन, अच्छे से लेसन्स ली, तो आराम से रहोगी अच्छे से बेडरूम में, जितना खाना है खाओ, जितनी चॉकलेट्स जितने मनी चाहिए तुमको चॉकलेट्स खरीदनी है खरीदो, जितने टैक्सी में घूमना है घूमो। इफ यू आर नॉटी एंड idle, you will sleep in the back kitchen among the black beetles and be walloped by Mrs. Pierce with a broomstick। लेकिन अगर अच्छे से नहीं रही ना, लेजी रही, बात नहीं मानी, नॉटी रही, तो तुमको पीछे किचन के पीछे वहां पे जहाँ कीड़े हैं, ब्लैक बीटल्स हैं, उनके साथ सुला दूंगा, काटते रहेंगे खटमल। एंड बी वैलोप्ड, मतलब और तुमको मिसेस पियर्स मारेगी झाड़ू से। एट द एंड ऑफ 6 months यू शैल गो टू बकिंगम पैलेस इन अ कैरेज, मतलब वो चैरियट में जैसे रिच मैन रॉयल लोग जाते हैं वैसे बकिंगम पैलेस लेकर के जाएंगे तुमको 6 महीने के बाद, ब्यूटिफुली ड्रेस्ड। इफ द किंग फाइंड्स आउट यू आर नॉट अ लेडी यू विल बी टेकन बाय द पुलिस टू द टावर ऑफ लंदन वेयर योर हेड विल बी कट ऑफ एज अ वार्निंग टू अदर प्रिसेम्शियस फ्लावर गर्ल्स। अब तुमको 6 महीने के बाद उस पैलेस में लेके जाएंगे बहुत सुंदर से ड्रेस और पहना करके। अगर किंग को पता लग जाता है कि तुम तो कोई डचेस हो नहीं, कोई रॉयल लेडी तो हो नहीं, तो पुलिस आएगी तुमको लेकर के जाएगी, तुम्हारा सर काट देगी, और इस सर काटना एक वार्निंग होगा बाकी सारे फ्लावर गर्ल के लिए कि ऐसी हरकत कभी मत करना, ठीक है। उसको डरा रहा है, ही इज नॉट ए काइंड ऑफ अ मैन, ठीक है, कुछ भी बोल देता है। एंड इफ यू आर नॉट फाउंड आउट, अगर कोई पकड़ नहीं पाया तुमको, यू शैल हैव अ प्रेजेंट ऑफ 7 and 6 pence टू स्टार्ट लाइफ विथ एज अ लेडी इन अ शॉप। अगर कोई पहचान नहीं पाया तो तुमको एक गिफ्ट मिलेगा, कितना, 7 and 6 pence का, जैसे कि तुम आराम से इतने रुपए से अपना एक शॉप खोल सकती हो एंड कैन बी अ लेडी इन अ फ्लोरिश शॉप। If you refuse this offer, you will be a most ungrateful and wicked girl, and the angels will weep for you। ठीक है, अगर तुमने ये मना कर दिया तो तुमसे ज्यादा अनग्रेटफुल और मतलब विकेट कोई लड़की नहीं होगी। इवन ऊपर बैठे एंजल्स भी हेवन में रो रहे होंगे तुम्हारे लिए कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। एंड देन हिगिंस सेज टू पिकरिंग, नाउ आर यू सेटिस्फाइड पिकरिंग, मतलब अब खुश हो, मैंने उसको सब बात बता दिया है। टू मिसेस पियर्स, कैन आई पुट इट मोर प्लेनली एंड फेयरली मिसेस पियर्स, और अच्छे से बताना था क्या मिसेस पियर्स? मिसेस पियर्स पेशेंटली, आई थिंक यू वुड बेटर लेट मी स्पीक टू द गर्ल प्रॉपरली इन प्राइवेट। I don't know that I can take charge of her or consent to the arrangement at all. Of course, I know you don't mean her any harm, but when you get what you call interested in people's accents, you never think or care what may happen to them or you. Come with me, Elisa. Mrs. Pierce बोलती है, बहुत पेशेंटली जवाब देती है कि आई थिंक कि मैं उससे बात करूंगी प्राइवेट में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं उसका चार्ज ले सकती हूँ कि नहीं, या इन सब चीजों में मुझे कितना हाँ है। पर मुझे इतना पता है कि आपको इसका गलत नहीं चाहते, ये ठीक है, बट आप जब इंटरेस्टेड हो जाते हो ना, बहुत ज्यादा ऐसे एकदम ओवर एंथुसियास्टिक हो जाते हो कि पीपल के एक्सेंट को लेकर के मुझे सुधारना ही है, मुझे तो ये बनाना ही है, तो इस टाइम आप किसी और के बारे में, दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं,
ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं समझाऊंगी एलिजा। हिगिंस, दैट्स ऑल राइट, थैंक यू मिसेस पियर्स, बंडल हर ऑफ टू द बाथरूम। ठीक है, ओके, आप समझा देना, लेकर के जाओ इसको, बंडल करके मतलब बांध करके बाथरूम में लेके जाओ। Lisa, rising reluctantly and suspiciously. You are a great bully. You are. I won't stay here if I don't like. I won't let nobody envelop me. I never asked to go to Buckingham Place. I didn't. I was never in trouble with the police. Not me. I'm a good girl. Now Lisa खड़ी होते हुए ये सब बोल रही है कि तुम बड़े टायरेंट हो। टायरेंट मतलब कोई टॉर्चर करने वाला इंसान। मैं यहाँ एकदम भी नहीं रुकूंगी अगर मुझे नहीं समझ में आया तो। मैं किसी को अपने आप पर हाथ भी उठाने नहीं दूंगी। वो बोलता है ना कि तुमको झाड़ू से मारेगी। और मैंने तो किसी को नहीं बोला था मुझे बकिंगम पैलेस जाना है। मेरा कभी किसी पुलिस के साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, पंगा भी नहीं हुआ, तो मुझे क्या पुलिस पकड़ के लेके जाएगी? मैं तो अच्छी लड़की हूँ। Mrs. Pierce, don't answer back, girl. You don't understand the gentleman. Come with me. She leads the way to the door and holds it open for Eliza. मिसेस पियर्स बस उसको यही बोलती है कि प्लीज डोंट आंसर हर बैक गर्ल, यू डोंट अंडरस्टैंड द जेंटलमैन, तुम उसको समझती ही नहीं हो, तो उससे इस तरीके से बात भी मत करो। एंड देन उसको बस बोलती है कि चलो तुम बाहर चलो, और उसको वो लेकर के जाती है। लीजा एज शी गोज आउट, वेल what I say is right. I won't go near the king, not if I am going to have my head cut off. Lisa, as she goes out, well, what I say is right. I won't go near the king, nor if I am going to have my head cut off. If I had known what I was letting myself in for, I wouldn't have come here. I always been a good girl and I never offered to say a word to him, and I don't owe him nothing, and I don't care, and I won't be put upon, and I have my feelings the same as anyone else. वो अपना बोलते 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 जा रही है, एंड मिसेस पियर शट्स द डोर, और एलिजा का वो चल रहा है अभी तक। एलिजा प्लेन्स मीन्स कंप्लेन्ट्स आर नो लॉन्गर ऑडिबल। तेज आवाज से फिर धीरे 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 होकर के रुक गई, और वो बोल कह रही है कि अरे मैं राइट हूँ, आई वोंट गो नियर द किंग इवन इफ आई एम गोइंग टू हैव माई हेड कट ऑफ। मैं नहीं जाऊंगी वहां पे। हैड आई, अगर मुझे पता होता व्हाट आई वाज गेटिंग इन्वॉल्वड इनटू, आई वुडंट हैव कम हियर। आई ऑलवेज बीन अ गुड गर्ल, आई नेवर इंटेंडेड टू से अ वर्ड टू हिम, तो एंड आई एम नॉट इंडेटेड टू हिम। मुझे कोई मतलब नहीं, आई डोंट केयर, आई एम नॉट गोइंग टू बी अब्यूज्ड, आई हैव माय फीलिंग्स द सेम एज एनीवन एल्स, पटर 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 कुछ 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 बोलते जा रही है। और उसको मिसेस पियर्स लेकर के जाती है, दरवाजा बंद, और उसकी आवाज अब थोड़ा 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 कम सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी रूम में पिकरिंग और मिस्टर हिगिंस ही हैं, तो लेट अस स्टॉप दिस पार्ट हियर ओनली। नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अंटिल देन प्रॉपरली समझ लेना, इसको वापस से पढ़ लेना, सो दैट यू अंडरस्टैंड द पार्ट प्रॉपरली। और अगर कुछ पूछना है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भी वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, फ्रेंड्स के साथ शेयर करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। चलो, मीट यू वेरी सून, बाय बाय, जय हिंद।